हम्म, ये हमारे पास इंडक्टर्स है, इंडक्टर है ये हमारे पास, है कि नहीं है? बिल्कुल है। और इसमें करंट क्या है? आई। अब की करंट कैसा है? ये करंट कांस्टेंट करंट नहीं है। करंट कैसा है? टाइम डिपेंडेंट, यानी करंट टाइम के साथ चेंज हो रहा है। जब करंट टाइम के साथ चेंज हो रहा है तो ईएमएफ में क्या इंड्यूस होता है? सॉरी, इंडक्टेंस में क्या इंड्यूस होता है? ईएमएफ, सेल्फ इंडक्टेंस, है ना? ठीक है, याद करो, सेल्फ इंडक्टेंस में आप लोगों को पढ़ा रहा था कि भाई ये कॉइल है, देखो फिर से ये कॉइल है, इसमें जो करंट है वो टाइम डिपेंडेंट है। करंट कैसा है? टाइम के साथ चेंज कर रहा है। जब करंट टाइम के साथ चेंज कर रहा है तो इसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस होती है, बैटरी इंड्यूस होती है, खुद से बैटरी को इंड्यूस कर लेता है। और बैटरी इंड्यूस होती है कितनी होती है, किस डायरेक्शन में होती है? जिधर करंट है उधर ही हम क्या बनाते थे? बैटरी। याद करो, बनाते थे कि नहीं बनाते थे? तो इसके अंदर जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ वो किसके बराबर होता था? माइनस एल डी आई बाई डी टी। याद करो, अब करंट जो है वो बढ़ रहा है, घट रहा है, कुछ भी हो, हमेशा बैटरी ऐसे ही बनानी है। अगर करंट बढ़ेगा तो डी आई बाई डी टी की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो बैटरी की डायरेक्शन उल्टी हो जाएगी, क्योंकि ओवरऑल वैल्यू नेगेटिव होगी, तो बैटरी रिवर्स हो जाती है ऑटोमेटिकली। अगर अब डी आई बाई डी टी की वैल्यू, अगर करंट घट रहा है तो डी आई बाई डी टी की वैल्यू नेगेटिव होगी, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, यानी जो बैटरी बनाई वो सही बनाई। याद करो, मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, ठीक है, बिल्कुल, है ना? तो वही तो है, वही तो अपन पढ़ रहे हैं। मैंने कहा था कि आपके पास इंडक्टर अगर आपको दे रखा है, अगर आपको इंडक्टर दे रखा है तो आपको हमेशा, ठीक है, आपको हमेशा बैटरी कैसे बनानी है, मैंने आप लोगों को बताया था। याद करो कि बैटरी जिस डायरेक्शन में करंट है उधर हायर पोटेंशियल, ऐसे बैटरी बनेगी। और इसका जो ईएमएफ है, इसमें जो पोटेंशियल इंड्यूस हुआ है, ईएमएफ जो इंड्यूस हुआ है वो किसके बराबर होता है? माइनस एल डी आई बाई डी टी। और हमारे पास एल क्या था? सेल्फ इंडक्टेंस। और मैंने कहा था कि सेल्फ इंडक्टेंस कितना होता है कोइल का, वो आपको कैलकुलेट करके आना है, वो आपको फाइंड आउट करके आना है। तो एचडब्ल्यू दिया था कि आप लोगों ने एचडब्ल्यू किया था? समझ आ रहा है? करके आए थे, करा था कि नहीं करा? मैंने एचडब्ल्यू मैंने सोल्व नहीं करवाया था, जहां तक मुझे ध्यान है मैंने सोल्व नहीं करवाया था, एचडब्ल्यू दिया था। क्या आप लोगों ने उसको एचडब्ल्यू किया था? याद करो, दो सोलेनोइड दिए थे। एक सोलेनोइड के लिए मैंने पूछा था कि सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू निकालनी है, किस पर डिपेंड करता है? वो एल, वो कैलकुलेट करके लाओ। दूसरा, दो कॉइल ओवरलैपिंग में रखा तो मैंने कहा था कि आपको म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालनी, कि म्यूचुअल इंडक्टेंस कितना होगा वो करके बताओ। क्या वो दो क्वेश्चन आप लोगों ने सोल्व किए? बताओ, शाबाश। आना में जवाब तो करके देखे। मैं एचडब्ल्यू देता हूं तो क्या उनको आप करके देखते हो कि नहीं देखते? क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हो गए जो कम से कम पीछे कल हो गए, चार पांच क्वेश्चन पहले दिए थे, 3-4 क्वेश्चन पहले दिए थे, यानी 13-14 क्वेश्चन लगभग हो चुके हैं जो एचडब्ल्यू दे चुका हूं, जिनको डिस्कस नहीं किए हैं मैंने। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया किया था सर, बहुत बढ़िया किया था, तो वेल एंड गुड है, ठीक है, बहुत बढ़िया। बन सकता है सवाल इंडक्टेंस पे, सेल्फ इंडक्टेंस पे क्वेश्चन बन सकता है। सोलेनोइड दे देगा आपको, 4 ऑप्शन दे देगा, आपसे पूछ लेगा कि इंडक्टेंस है वो एरिया पे डिपेंड करता है क्या? इंडक्टेंस जो है वो नंबर ऑफ कॉइल्स पे डिपेंड करता है क्या? ठीक है, इंडक्टेंस है जो वो लेंथ, कॉइल की लेंथ पे डिपेंड करता है क्या? इंडक्टेंस एरिया पर कैसे डिपेंड? ऐसे क्वेश्चन बनाकर दे सकता है। तो वो फॉर्मूला आप लोग देख लीजिएगा, वो कल मैं डिस्कस करूंगा। एक बार जिस बच्चे ने सोल्व कर लिया वेल एंड गुड है, जिसने ट्राई नहीं किया तो सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस को ट्राई करके आना है। कल हम आते ही पहले उसी को डिस्कस करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। साथ ही साथ पीछे के जो क्वेश्चन मुझे करवाने तो हैं, जो एचडब्ल्यू दिए उनको डिस्कस भी करते चले, ठीक है। 13-14 क्वेश्चन हो गए होंगे आराम से, जो मैंने अभी तक आपको एचडब्ल्यू दिए सबको अपन डिस्कस करेंगे, ऐसा नहीं है मैं नहीं करने वाला, करेंगे उनको, ठीक है। यहां तक क्लियर है? ये मैंने पढ़ाया था कि करंट जिस डायरेक्शन में करंट होगा उधर पॉजिटिव, अपोजिट में नेगेटिव, तो आपको यही बनाना है। और इसमें ईएमएफ कितना इंड्यूस होगा? इतना होगा, आपको हमेशा यही लेना, मैंने कहा था। अब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको और अच्छे से समझ आएगा। सबसे पहले हम प्योरली इंडक्टिव सर्किट के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। सॉरी, प्योरली इंडक्टिव नहीं, प्योरली कैपेसिटिव सर्किट, ठीक है। इंडक्टिव सर्किट को तो क्या ही पढ़ोगे, प्योरली कैपेसिटिव ये मेन है हमारे लिए, ठीक है। इंडक्टिव को भी देख लें, है ना। प्योरली कैपेसिटिव सर्किट मुझे बेसिकली अभी पढ़ाना है, क्योंकि मुझे आरसी सर्किट पहले डिस्कस करना है, फिर उसके बाद आरएल करना है। तो पहले मैं कैपेसिटिव, देखो प्योरली रेजिस्टिव सर्किट मैंने आपको पढ़ा दिया, बड़ा ही सिंपल सा है, ठीक, आप लोगों ने पढ़ा है। प्योरली कैपेसिटिव सर्किट देखो, यानी कैपेसिटर ले लिया और इसको एक बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया, बैटरी के साथ इसको मैंने कनेक्ट कर दिया। बैटरी कितनी हैवी, ये हायर पोटेंशियल, ये लोअर पोटेंशियल, करंट फ्लो करेगा करेगा कि नहीं करेगा? मुझे बताओ, इनिशियल कंडीशन क्या है यहाँ पे? इनिशियल कंडीशन क्या है बताओ, शाबाश। इनिशियल कंडीशन क्या है? इनिशियल कंडीशन क्या है? यानी t = 0 पर कैपेसिटर पर चार्ज कितना है? चार्ज ऑन कैपेसिटर, ठीक है, कितना है हमारे पास? 0, कोई चार्ज नहीं है कैपेसिटर। क्यों? क्या है हमारे पास? चार्ज ऑन कैपेसिटर एट एनी टाइम। अब जैसे बैटरी, अब यहाँ पर हमने एक स्विच लिया, अब ध्यान से देखना, है ना। अब ये स्विच है, इस स्विच को क्लोज कर दिया, क्लोज कर दूंगा तो ये कैपेसिटर धीरे धीरे चार्ज होने लगेगा। तो पॉजिटिव है तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस पर कैसा आएगा? पॉजिटिव, और इस पर कैसा आएगा? नेगेटिव। तो धीरे धीरे इस कैपेसिटर पे चार्ज जमा हो रहा है, कैपेसिटर क्या हो रहा है? चार्ज हो रहा है, चार्जिंग हो रही है कैपेसिटर की। तो कैपेसिटर पे चार्ज हो रहा है, तो कैपेसिटर पे चार्ज यानी किसी भी टी टाइम पर चार्ज कितना आ गया? क्यू आ गया हमारे पास। क्यू क्या है? क्यू क्या है? चार्ज ऑन कैपेसिटर, चार्ज ऑन कैपेसिटर, चार्ज ऑन कैपेसिटर, चार्ज ऑन कैपेसिटर एट एनी टाइम टी, एट एनी टाइम टी, किसी भी टी टाइम पर हमारे पास कैपेसिटर पे ये चार्ज हो गया, ठीक है, ठीक है ना। क्यों? धीरे धीरे चार्ज होगा, ये चार्ज होता चला जा रहा है। अगर मैं बात करूं तो केवीएल लूप लगाऊं तो केवीएल कितना होगा बताओ? केवीएल लूप अपन लगाएं तो क्या होगा बताओ? नेगेटिव। केवीएल या नेगेटिव पॉजिटिव, तो वी पॉजिटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव जाते तो पॉजिटिव लिखेंगे। फिर हम यहाँ आ गए, इसके अक्रॉस पोटेंशियल कितना होगा? वीसी, पॉजिटिव से नेगेटिव, तो माइनस वीसी बराबर 0। तो वीसी की वैल्यू किसके बराबर है बताओ? वीसी की वैल्यू किसके बराबर है? वी के बराबर है। वीसी यानी ये इस कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल कितना है? वी के बराबर। अब देखो, कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल किसके बराबर होता है? याद करो, कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल कितना होता है हमारे पास? मैंने आप लोगों को बताया था कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल कितना होता है, ठीक है। वीसी किसके बराबर होता है? क्यू बाई सी। अरे क्यू इक्वल टू वीसी, याद आया कुछ, है ना। तो किसी भी टी टाइप पर यानी चार्ज कितना है पर, इस कैपेसिटर पर भी चार्ज कितना है? क्यू चार्ज है, क्यू बाई सी। तो आ गया हमारे पास क्यू बाई सी, क्यू बाई सी, ठीक है। तो ये वैल्यू हम यहाँ रखेंगे। तो वी किसके बराबर आ गया? क्यू बाई सी के बराबर आ गया हमारे पास। तो हमारे पास क्यू क्या है? चार्ज ऑन कैपेसिटर, तो ये वी बराबर क्यू सी। ये क्या है? मैक्सिमम चार्ज, मैक्सिमम यानी इस कैपेसिटर पर मैक्सिमम चार्ज कितना हो सकता है? दैट इज द क्यू नॉट, इसको बोलेंगे क्यू। ये हमारे पास है मैक्सिमम चार्ज, मैक्सिमम चार्ज,
मैक्सिमम चार्ज ऑन कैपेसिटर। तो कैपेसिटर पर मैक्सिमम चार्ज कितना आ सकता है? इतना। धीरे धीरे ये चार्ज होता चला जाएगा और मैक्सिमम चार्ज कितना हो जाएगा? ठीक है, क्यू नोट के बराबर हो जाएगा, यानी जो क्यू है वो क्यू नोट के बराबर होगा, यानी बीसी के बराबर होगा। ये हमारे पास क्या है? मैक्सिमम चार्ज ऑन कैपेसिटर, दैट इज द मैक्सिमम चार्ज, मैक्सिमम चार्ज ऑन कैपेसिटर। इस कैपेसिटर पर इससे ज्यादा चार्ज नहीं आ सकता, यानी अब कैपेसिटर फुली चार्ज हो गया, इसका मतलब हमारे पास कैपेसिटर क्या है? फुली चार्ज। नाउ कैपेसिटर इज फुली चार्ज। उस समय के बाद चार्ज कैसा हो जाएगा? फुली हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? ठीक है, धीरे धीरे, क्योंकि कैपेसिटर धीरे धीरे चार्ज होता चला जाता है, एक समय आ जाएगा वो चार्ज हो ही जाएगा। अब आ जाओ वही आरसी सर्किट। अब यहाँ से सारा खेल शुरू होता है। मेन जो आपके क्वेश्चन बनेंगे, आरसी सर्किट से क्वेश्चन बनेगा, आरएल सर्किट से क्वेश्चन बनेगा, एलसी सर्किट से क्वेश्चन बनेगा, या एलसीआर सर्किट, यहाँ से क्वेश्चन आएगा। जब भी कभी क्वेश्चन आएगा, एक क्वेश्चन अगर बनेगा तो यहाँ से बनेगा। ठीक है, आरसी आरएल एलसीआर, ठीक है ना? आरसी आरएल एलसी एलसीआर, मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से बन जाते हैं, कभी कभार एलसीआर से आता है। ठीक है, चलो अपन चलते हैं एक एक करके अपन देखते हैं। तो सबसे पहले आरसी सर्किट, अब यहीं से सारा खेल शुरू होगा। असली खेल जो है वो यहीं से है, डीसी सर्किट का। ठीक है, अब हमें हमारे पास जो है रेजिस्टेंस भी है और कैपेसिटर भी है। तो मैंने क्या ले लिया? मैंने लिया रेजिस्टेंस और फिर मैंने क्या ले लिया? कैपेसिटर लिया। अब यहाँ से सारा खेल शुरू होगा, आराम से समझना, यहीं से सवाल बनेंगे। मैं रिपीट कर रहा हूँ बात को, सवाल जो होगा ये यहीं से बनने वाला है। ठीक है, मैंने ये ले ली बैटरी, ठीक है, हमारे पास बैटरी है V, ठीक है भाई, रेजिस्टेंस R है, इस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कितनी है? C है। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास स्विच है, क्या है? स्विच, ये हमारे पास है स्विच, है ना? अब हम स्विच को ऑन करेंगे, जस्ट स्विच ऑन। भाई इस कैपेसिटर पे कोई चार्ज नहीं, अनचार्ज है इनिशियली, है ना? जस्ट स्विच ऑन। जैसे ये स्विच को ऑन करेंगे तो होगा क्या? हमने स्विच को ऑन कर दिया, ध्यान से। अब होगा क्या? समझते हैं। जैसे स्विच को ऑन करूंगा, सर्किट कंप्लीट होगी तो करंट फ्लो करेगा। करंट कैसे फ्लो करेगा? इस तरीके से। करंट कितना है? I है कि नहीं है? बताओ। कैपेसिटर क्या होने लगेगा? चार्ज होने लगेगा। तो कैपेसिटर चार्ज होने लगा, जब स्विच ऑन कर दिया तो धीरे धीरे बैटरी ने करंट फ्लो कराया और कैपेसिटर क्या होने लगा? चार्ज होने लगा। तो कैपेसिटर चार्ज होने लगा तो हमारे पास कैपेसिटर पर क्या हो गया? क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज प्रेजेंट हो गया। तो क्यू हमारे पास क्या है? ये है चार्ज ऑन कैपेसिटर, चार्ज ऑन कैपेसिटर एट एनी टाइम t, चार्ज ऑन कैपेसिटर एट एनी टाइम t, किसी भी t टाइम पर हम बात करें, क्योंकि मैंने स्विच ऑन कर दिया। स्विच ऑन करने के बाद सर्किट कंप्लीट हुआ तो बैटरी से करंट फ्लो करने लगा, तो कैपेसिटर हमारा चार्ज होने लगा। तो कैपेसिटर चार्ज हो रहा है। तो किसी t टाइम पर हम बात करें कि कैपेसिटर पर चार्ज कितना है? क्यू चार्ज, क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज। कैपेसिटर पर चार्ज कितना है? क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज। ठीक है, जब हमारे पास स्विच ऑन नहीं किया था उस वक्त कैपेसिटर पर चार्ज क्या था? 0 था। यानी अगर हम बात करें तो t इक्वल टू 0 पर, कैपेसिटर पे चार्ज कितना है? 0। ये है चार्ज ऑन कैपेसिटर, चार्ज ऑन कैपेसिटर, चार्ज ऑन कैपेसिटर एट t इक्वल टू, जैसे स्विच को ऑन किया था, t इक्वल टू 0 का मतलब जस्ट स्विच ऑन, जस्ट स्विच ऑन। जब हमने जैसे स्विच को ऑन किया था उस वक्त कैपेसिटर पर कोई चार्ज नहीं था। क्लियर? लेकिन अब हमारे पास कैपेसिटर पे चार्ज कितना है? हम बात कर रहे हैं तो चार्ज कितना है? क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज है। नाउ चार्ज ऑन कैपेसिटर कितना है? हमारे पास क्यू है। कैपेसिटर पे चार्ज कितना है? क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज है। ठीक है, स्विच ऑन हो गया, करंट फ्लो करने लगा तो कैपेसिटर पे इतना चार्ज हुआ। चार्ज हुआ तो हम केवीएल लूप लगाएंगे, क्योंकि मुझे निकालना है कि किसी भी t टाइम पर कैपेसिटर पे चार्ज कितना होगा, वो मुझे फाइंड आउट करना है। बेसिक मेरा जो अभी का जो टारगेट है वो ये टारगेट है कि जो चार्ज निकाल रहा हूं किसी भी t टाइम पर कैपेसिटर पे चार्ज निकाल दूं कि स्विच ऑन करने के बाद 2 सेकंड के बाद कैपेसिटर पे कितना चार्ज होगा, 3 सेकंड के बाद मुझे कैलकुलेट करना होगा कैपेसिटर पे कितना चार्ज होगा, 10 सेकंड के बाद कैपेसिटर पे चार्ज कितना होगा, 100 सेकंड के बाद कैपेसिटर पे चार्ज कितना होगा, इसको मुझे एनालिसिस करना है। तो मैंने स्विच ऑन कर दिया, तो स्विच ऑन करने लगा तो चार्ज होने लगी, यानी कैपेसिटर पर चार्ज होने लगा। और कैपेसिटर पर कितना चार्ज हो गया? कैपेसिटर पर कितना चार्ज हो गया? क्यू चार्ज हो गया। कब? t इक्वल टू t टाइम पर इतना अमाउंट ऑफ चार्ज कैपेसिटर पर आ गया। ठीक है, तो केवीएल लूप लगाया तो नेगेटिव से पॉजिटिव गया तो अप्लाई केवीएल, तो हम केवीएल लूप लगाएंगे तो हम नेगेटिव से पॉजिटिव गया v प्लस का हायर, लोअर टू हायर जाऊंगा तो कैसा लिखूंगा? मैंने क्या बताया था? जब भी हम लोअर टू हायर जाएंगे, ये देखो नेगेटिव टू पॉजिटिव, यानी हम कैसा लिखेंगे? पॉजिटिव टू नेगेटिव जाएंगे तो नेगेटिव, यानी नेगेटिव टू पॉजिटिव का मतलब है लोअर टू हायर। ऐसे भी इसको आप ध्यान रख सकते हो। ठीक है, ठीक है, लोअर टू हायर, तो लोअर पोटेंशियल हायर, लोअर टू हायर जा रहा हूं तो कैसे लिखूंगा? v। फिर मैं गया, इसके अक्रॉस पोटेंशियल होगा vr और इसके अक्रॉस होगा vc, बिल्कुल होगा। तो vr हमारे पास किसके बराबर होगा? बताओ भाई। vr हमारे पास करंट कितना है? I, तो हम क्या लिखेंगे? IR। और vc चार्ज कितना है कैपेसिटर पर? q बाई c कैपेसिटर, vc इतना होगा। तो क्या लिखूंगा? पॉजिटिव टू नेगेटिव, यानी पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा हूं तो माइनस vr, फिर पॉजिटिव टू नेगेटिव माइनस vc बराबर 0। तो v माइनस IR माइनस q बाई c बराबर 0। भाई vc की वैल्यू पता है, vr की वैल्यू पता है, तो मेरे पास यहां से कितना आ गया? IR प्लस में q बाई c इज इक्वल टू v, r से डिवाइड कर दिया I प्लस q बाई rc, rc इज इक्वल टू v बाई r, या हमारे पास r से डिवाइड कर दिया। अब I हमें चाहिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट। I क्या होगा? सर्किट में करंट, करंट क्या होता है हमारे पास? बताओ। d बाई dt, और यहाँ पर हम क्या लेते हैं? नेट फ्लो ऑफ चार्ज, नेट फ्लो ऑफ चार्ज, दैट इज द, यही तो होता है नेट फ्लो ऑफ चार्ज, कितना फ्लो करके गया dt टाइम, यही तो अपन लिखते हैं। तो हम यहाँ पे नेट फ्लो ऑफ चार्ज कितना होगा? I देखो भाई, यानी d बाई dt, तो नेट चार्ज कितना फ्लो करके गया हमारे पास? पहले कितना था? 0, अब कितना है? q, तो नेट चार्ज का फ्लो कितना हुआ? q माइनस 0। तो I केवल पहले ये 0 था, अब ये है, तो I किसके बराबर हो गया? dq बाई dt। हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। ये हमारे पास इक्वेशन सेकंड, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, पहले में रख दो। तो जैसे पहले में रखेंगे तो हमारे पास कितना आ गया? ये आ गया dq बाई dt इनटू में d बाई dt प्लस में q बाई rc इज इक्वल टू v बाई r। I की वैल्यू पुट कर दो। ठीक है, तो हमारे पास कितना है यहाँ से? d स्क्वायर q बाई dt स्क्वायर प्लस q बाई rc
प्लस इक्वल टू वी बाई आर। ये हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन आप लोगों ने मैथ में पढ़ा होगा। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करना आना चाहिए। डिफरेंशियल इक्वेशन मोस्ट इंपोर्टेंट इक्वेशन है, आप लोग उनको सीखें। अगर नहीं सीखेंगे बहुत जगह काम आती है डिफरेंशियल इक्वेशन, बहुत जगह आपको क्वेश्चंस करने में भी आपको हेल्प करते हैं। आप फटक जाते हैं एंड में, आप जब भी किसी प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे तो आपके पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगी मिलेगी। अब वो डिफरेंशियल इक्वेशन आप सोल्व करने आनी चाहिए, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर जो भी डिफरेंशियल आपके पास है तो वो आप सीख लीजिए आपके जो सिलेबस में है, ठीक है। नहीं सीखा है तो उसको जरूर सीख लीजिएगा, उसकी जरूरत पड़ेगी यहाँ पे बार बार। अब ये इक्वेशन आ गई हमारे पास। अब ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको सोल्व करेंगे तो इसको सोल्व करने के लिए मैं क्या निकालूंगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, e की पावर हमारे पास q के मल्टीप्लाई में जो है 1/rc इनटू में dt। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना हो गया हमारे पास, e की पावर t by rc, दैट इज द इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन करूंगा तो हमारे पास कितना आएगा, q इनटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू हमारे पास ये v by r इनटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर इनटू में dt प्लस सम कांस्टेंट k या c, सम कांस्टेंट c हमें नहीं पता भाई, किसी भी टाइम पर हम लिख रहे हैं, इसको सोल्व करना है, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमें बताइए अभी भी निकाला है, q इनटू में e की पावर t by rc इज इक्वल टू v by r बाहर हो गया, ये तो कांस्टेंट है, e की पावर t by rc इनटू में dt प्लस सम कांस्टेंट c। इसको इंटीग्रेट करो, जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास आ गया q इनटू में e की पावर t by rc इज इक्वल टू v by r इनटू में e की पावर t by rc डिवाइडेड बाय 1/rc सम कांस्टेंट c। अब देखो यहाँ पे है ना कांस्टेंट c नहीं लूंगा क्योंकि कैपेसिटर है c, तो कंफ्यूजन हो जाएगी, तो k लिख लो, k लिख लो, k सम कांस्टेंट वैल्यू है, क्योंकि c के साथ कंफ्यूजन ना हो जाए तो k लिख लो, ठीक है। तो हमारे पास आ गया q e की पावर t by rc इज इक्वल टू v by r इनटू में rc इनटू में e की पावर t by rc सम कांस्टेंट k। तो r से r कट गया तो q की वैल्यू आ गई e की पावर t by rc इज इक्वल टू vc e की पावर t by rc प्लस में सम कांस्टेंट k। अब डिवाइड कर दिया q हमने यहाँ पर, q इज इक्वल टू vc प्लस में k e की पावर माइनस t by rc डिवाइड कर दिया, e की पावर t by rc से डिवाइड कर दिया, तो ये हमारे पास कर दिया, ठीक है। ये हमारे पास ओवरऑल क्या आ गया, रिजल्ट आ गया, अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसको, ठीक है। अभी हमारे पास है क्या, ये है चार्ज ऑन कैपेसिटर किसी भी टी टाइम पर, कितना कैपेसिटर पे चार्ज है इतना हमारे पास चार्ज है। अब मुझे ये जो कांस्टेंट है कि ये नहीं पता, अगर ये कांस्टेंट पता चल जाए तो किसी भी टी टाइम पर हमने क्या कैलकुलेट कर लिया बच्चों, किसी भी टी टाइम पर हमने चार्ज कैलकुलेट कर लिया। अगर मुझे ये कांस्टेंट पता चल जाए, के की वैल्यू पता चल जाए, तो के की वैल्यू अब हम निकालें तो हम के की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। अब के की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, मुझे एक बात पता है कि t इक्वल टू 0 पर चार्ज क्या है, इनिशियल कंडीशन मुझे पता है, इनिशियल कंडीशन अप्लाई करेंगे। तो इनिशियल कंडीशन क्या थी भाई, जैसे स्विच को ऑन किया था उस वक्त, यानी t इक्वल टू 0 पर हमारे पास कैपेसिटर पर चार्ज कितना था, 0, ठीक है। तो 0 इज इक्वल टू vc प्लस में k e की पावर माइनस 0, और किसी की पावर 0 है तो वो 1 बन जाता है, तो k की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस में vc, दैट इज द k, ठीक है। ये हमारे पास k की वैल्यू है। इक्वेशन कितनी आ गई थी, 1 2, इसको हमने 3 बोला और ये हमारे पास 4 है। इक्वेशन 4 पुट इन इक्वेशन 3, पुट इन इक्वेशन 3, ठीक है। तो हमारे पास किसी भी टी टाइम पर चार्ज कितना आया, ये आ गया हमारे k की वैल्यू, vc बाहर आ गया, 1 माइनस e की पावर माइनस t by rc, दैट इज द चार्ज ऑन कैपेसिटर एट एनी टाइम। कैपेसिटर पे जो चार्ज है वो इतना है हमारे, यानी किसी भी टी टाइम पर अगर आपको कैपेसिटर पर चार्ज निकालना है तो आप ये निकाल सकते हैं। अच्छा करंट क्या होगा भाई, इक्वेशन फर्स्ट देखो, सेकंड देखो, I इक्वल टू dq by dt लिखा था, अभी q की वैल्यू निकाली है तो उसको डिफरेंशिएट करो भाई। अब ये ध्यान से देखना, vc जो है हम यहाँ पर जो vc है ये हमारे पास क्या, दैट इज द मैक्सिमम करंट ऑन द सर्किट। Q नॉट प्योरली कैपेसिटिव सर्किट में Q नॉट किसके बराबर है, बैटरी इनटू में कैपेसिटेंस, मैक्सिमम चार्ज ऑन द कैपेसिटर। तो ये हमारे पास क्या है, दैट इज द मैक्सिमम चार्ज, ये हमारे पास क्या है, मैक्सिमम चार्ज। अब कैसे निकाला मैक्सिमम चार्ज भाई, इनिशियल कंडीशन ये है, एक और कंडीशन, अगर मैं देखो यहाँ पे t की वैल्यू 0 ली, अगर मैं t की वैल्यू इन्फिनिटी ले लूं, अगर मैं t की वैल्यू इन्फिनिटी ले लूं तो क्या होगा, चलो अभी इस पर थोड़ी और बातचीत करते हैं, फिर करंट निकालेंगे, है ना। इनिशियल कंडीशन फर्स्ट तो मैंने अप्लाई कर दी, अब इनिशियल कंडीशन सेकंड लगाओ, सेकंड कंडीशन की अपन बात कर रहे हैं। सेकंड कंडीशन क्या कहता है, सेकंड कंडीशन t इक्वल टू 0, सॉरी t इक्वल टू इन्फिनिटी पर, ठीक है, चार्ज कितना होगा वो आपको निकालना है। हमने निकाल लिया किसी भी टी टाइम पर चार्ज, वो कितना आया, vc 1 माइनस e की पावर माइनस इन्फिनिटी बाई rc। अरे भाई इन्फिनिटी को आरसी से डिवाइड कर दो तो ये टर्म इन्फिनिटी ही रहेगी। तो यानी हमारे पास, यानी हम बात कर रहे हैं चार्ज ऑन कैपेसिटर, यानी कैपेसिटर पे चार्ज कितना हुआ, यानी vc, ये हमारे पास क्या है, vc, ये है माइनस e की पावर माइनस इन्फिनिटी, इसको अपन क्या लिख सकते हो, vc 1 माइनस e की पावर इन्फिनिटी, और e की पावर इन्फिनिटी क्या होता है, इनफाइनाइट होता है, e की पावर 0 क्या होता है, 1 होता है। तो ये हमारे पास क्या बन गया, इनफाइनाइट, एक को इन्फिनिटी से भाग देंगे तो टर्म क्या बन गई, 0, ये टर्म क्या आ गई 0। तो हमारे पास q किसके बराबर होगा, vc के बराबर होगा, ये आ गया मैक्सिमम चार्ज q नॉट, दैट इज मैक्सिमम चार्ज, मैक्सिमम चार्ज ऑन कैपेसिटर। यहां से भी पता चला क्यों टी इनफाइनाइट क्यों लिया, समझना। ये जो सर्किट है स्विच ऑन कर दिया, स्विच ऑन करने के बाद बहुत लंबा समय हो गया, तो बहुत लंबे समय बाद में देख रहा हूं, तो बहुत लंबे टाइम पीरियड के बाद तो ये चार्ज फुली चार्ज होगा ही होगा, धीरे धीरे चार्ज होता चला जा रहा है, एक समय ऐसा आएगा कि कैपेसिटर फुल चार्ज हो जाए। तो टी इनफाइनाइट का मतलब है कि अब कैपेसिटर फुल चार्ज हो चुका है, और जब कैपेसिटर फुल चार्ज हुआ तो मैक्सिमम चार्ज कितना आया, कैपेसिटर पर इतना है। तो यानी किसी भी टी टाइम पर अगर मैं बात करूं कि कैपेसिटर पे चार्ज कितना है, तो कैपेसिटर पर इतना चार्ज प्रेजेंट है, दैट अमाउंट ऑफ चार्ज, ये हमारे पास है कैपेसिटर पे चार्ज। और यहां पर क्यू नोट की वैल्यू क्या है, vc के बराबर है, ये हमारे पास कैपेसिटर पर चार्ज है। पूछेगा आरसी सर्किट में भाई आप लोगों से, तो ये हमारे पास क्या आ गया, कैपेसिटर पे चार्ज आ गया। अब करंट की बात करो भाई, करंट कितना होगा, तो करंट कितना होता है, i dq by dt, यानी टाइम के साथ इसको डिफरेंशिएट करो, इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो q नॉट, ये 0 बन गया, e की पावर माइनस t by rc, या q नॉट किसके बराबर है, vc के बराबर है। देखो जरा मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ vc, ठीक है। चलो एक बार यहाँ पर अपन लिख लेते हैं, अभी अपन ये लिख लेते हैं, ये vc के बराबर है, क्योंकि अभी अपने को सोल्व करना है।
चलो यार क्यू नोट ही लिख लो यार, क्यू नोट इनटू में इसको डिफरेंशिएट करा, क्यू नोट ये 0 बन गया, माइनस है तो फिर माइनस ये रहा, फिर इसका डिफरेंशिएट करेंगे इनटू में -1/RC, तो माइनस माइनस प्लस हो जाए, तो ये हमारे पास आ, तो आई की वैल्यू क्या है, क्यू नोट हमारे पास ये रहा VC डिवाइडेड बाई RC e की पावर -t/RC, तो ये कितना आया V/R e की पावर -t/RC, और ये क्या है मैक्सिमम करंट इन द सर्किट आई नोट, ये हमारे पास क्या कहलाएगा आई नोट, ये है मैक्सिमम करंट इन द सर्किट। तो हमारे पास किसी भी टी टाइम पर सर्किट में जो करंट होगा वो कितना होगा, आई नोट e की पावर -t/RC ये आएगा, और यहाँ पर आई नोट की वैल्यू क्या है V/R। क्लियर, ये हमारे पास आ, टाइम कितना हो गया यार अभी आज का, तो पता ही नहीं चला 1 घंटा कब बीत गया। यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ, फिर मैं आगे चलूंगा, इसमें इंटरेस्टिंग चीजें आती चली जाएंगी। यानी किसी भी टी टाइम पर सर्किट, किसी भी टी टाइम पर कैपेसिटर पे चार्ज कितना होगा इतना, किसी भी टी टाइम पर सर्किट में करंट कितना होगा इतना। अब हम यहाँ से इसको एनालिसिस करना स्टार्ट करेंगे, अब हम यहाँ से चीजों को जानने की समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब ध्यान से समझना, ठीक है, जो मैं अब आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ ये हमारे पास है, हर केस में ऐसे ही करने वाले हैं, तो इसीलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, सेम तरीका यही रहेगा। ये रेजिस्टेंस था, ये कैपेसिटर था, और ये हमारे पास इस तरीके से ये हमारे पास, और ये था स्विच, ठीक है, V प्लस माइनस, ये चार्ज हुआ माइनस, करंट फ्लो किया किसी भी टी टाइम पर, स्विच को क्लोज कर दिया, तो हमारे पास कैपेसिटर पर जो चार्ज आया वो कितना आया QT किसी भी टी टाइम, ठीक है भाई। रेजिस्टेंस R है, तो हमारे पास चार्ज पर कैपेसिटर पे चार्ज कितना आया, इतना आया, Q नोट 1 माइनस e की पावर -t/RC, इतना अमाउंट ऑफ चार्ज हुआ हमारे पास। करंट कितना हुआ, अगर हम करंट की बात करें, करंट आया I नोट, ठीक है, e की पावर -t/RC, ठीक है। यहाँ पर Q नोट किसके बराबर है, VC के बराबर है, और यहाँ पर I नोट किसके बराबर है, V/R के बराबर। तो ये हमारे पास रिजल्ट जो है ये है। अब हम 2 केस पढ़ेंगे, ठीक है, 2 केस पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना, चलो 2 केस पढ़ते हैं। केस अब देखो, केस अपन 2 पढ़ेंगे, है ना। अब ध्यान से समझना, इसका ग्राफ बनाओ और इसका ग्राफ बनाओ, तो ग्राफ कैसा बने, इन दोनों वाला, इसका और इसका ग्राफ कैसे बनेगा, यानी पहले तो ग्राफ प्लॉट कर टी का, और ये है QT का, एक ग्राफ हमारे पास ये रहा भाई टी का, और ये है IT का, तो ग्राफ कैसा होगा, IT का ग्राफ कैसा आएगा, ऐसा एक्सपोनेंशियली डिके कर रहा है, माइनस है तो डिके हो रहा है, t इक्वल टू 0 पर देखो यहाँ पे वैल्यू पुट करो, t इक्वल टू 0 पुट कर दूंगा, तो हमारे पास कैपेसिटर पे चार्ज कितना है 0, तो जैसे जैसे टाइम बढ़ा तो कैपेसिटर पे चार्ज होने लगा। इसका ग्राफ कैसा है, इसका ग्राफ ये चार्जिंग होने लगी, और ये क्या है मैक्सिमम चार्ज होगा, और वो किसके बराबर है हमारे पास, V/R के बराबर। Q नोट इज इक्वल टू VC, ये मैक्सिमम चार्ज, ठीक है, और ये हमारे पास क्या है करंट I नोट इज इक्वल टू V/R, ये हमारे पास ग्राफ आएगा, ठीक है। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा तो कैपेसिटर पे चार्ज बढ़ता चला जाएगा, ठीक है, यानी कैपेसिटर चार्ज होता चला जाएगा, फुल चार्ज होगा कितने पे हमारे पास, और फुल चार्ज कितना होगा, Q नोट किसके बराबर होगा, VC के बराबर होगा। जैसे जैसे अब देखो दूसरा, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा तो करंट जो है वो डिके करेगा, यानी घट रहा है, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है तो सर्किट में जो करंट है वो घट रहा है, तो करंट मैक्सिमम कब है, जब हमारे पास टाइम 0 है, जैसे हम स्विच ऑन करते हैं, तो यही ग्राफ आपको अच्छे से एक्सप्लेन करेगा यहाँ पर, ठीक है। केस नंबर फर्स्ट और केस नंबर सेकंड, केस नंबर फर्स्ट, ठीक है, t इक्वल टू 0 का मतलब होता है जस्ट स्विच ऑन, जस्ट स्विच ऑन, जैसे ही हमने स्विच को ऑन किया उस वक्त क्या बात है, केस नंबर फर्स्ट। केस नंबर सेकंड हमारे पास, ठीक है, t इक्वल टू इन्फिनिटी, इसका मतलब क्या हो गया कि स्विच को ऑन किए हुए बहुत लंबा टाइम हो गया, आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम, ठीक है, आफ्टर यानी स्विच को ऑन किए बहुत लंबा समय बीत गया, आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम स्विच को ऑन करे हुए बहुत समय बीत गया, या फिर ये मिलेगा t इक्वल टू इन्फिनिटी, या फिर ये लिखा मिलेगा स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट का मतलब यही होता है कि स्विच को ऑन करे हुए बहुत लंबा समय बीत चुका है, वो वाला केस, समझ आएगा, ठीक है। जब हम जस्ट स्विच को ऑन करते हैं तब क्या होता है, जब जरा देखो इस बात ध्यान से देखना, ये हमारे पास सर्किट था, ये कैपेसिटर था, बिल्कुल था, यहाँ से जरूरी रिजल्ट निकलेगा अभी अगले कुछ पल में, इंपॉर्टेंट बातें मैं लिखवाने वाला हूँ। यहाँ से ये रेजिस्टेंस R है, ये कैपेसिटेंस है। अब मैंने स्विच को क्या कर दिया, जस्ट ऑन किया है, जस्ट स्विच ऑन, जैसे ही ऑन किया तो करंट फ्लो करने लगा, तो सर्किट में करंट क्या होगा बताओ, यानी स्विच ऑन का मतलब क्या है, t इक्वल टू 0 पर हम बात कर रहे हैं, तो कैपेसिटर पर चार्ज कितना होगा, चार्ज बताओ कितना होगा कैपेसिटर पर, Q नोट 1 माइनस e की पावर -t/RC, तो t की वैल्यू हमने क्या ली है 0, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई 0, e की पावर 0, e की पावर -0, ये आई, ठीक है, e की पावर -0, यानी ये वैल्यू कितनी बन गई, यहाँ से जब इसको हम सिंपलीफाई करेंगे तो यानी किसी भी टी टाइम पर, यानी t इक्वल टू 0 पर हम बात करें, कब बात करें, t इक्वल टू 0 पर, यानी जस्ट स्विच ऑन, जैसे ही हमने स्विच ऑन किया उस वक्त हम पढ़ रहे हैं, तो Q किसके बराबर, कैपेसिटर पे चार्ज कितना, Q नोट 1 माइनस e की पावर 1, अरे भाई e की पावर 0, e की पावर 0 क्या तो 1 होता है, तो ये बचा कितना 1, तो हमारे पास चार्ज कितना आ गया 0, यानी कैपेसिटर पर चार्ज कितना है 0, यानी कोई चार्ज नहीं है, t इक्वल टू 0 पर कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं है, यानी कैपेसिटर पर कोई चार्ज नहीं है, जस्ट स्विच ऑन, जब हमने स्विच को ऑन किया उस वक्त की बात है। सर्किट में करंट क्या है, जब हम स्विच को ऑन कर रहे हैं, यानी सर्किट में करंट कितना होगा, I नोट e की पावर -0, तो I की वैल्यू कितनी आ गई, I नोट, और ये क्या है मैक्सिमम करंट, इसके बराबर है V/R, यानी करंट क्या है, मैक्सिमम करंट इन द सर्किट, मैक्सिमम करंट इन द सर्किट के अंदर मैक्सिमम करंट होगा, जब हम स्विच को ऑन करते हैं उस वक्त हमें सर्किट में मैक्सिमम करंट देखने को मिलता है। अब कमाल की बात यह है, सर्किट में मैक्सिमम करंट है,
कैपेसिटर पर कोई चार्ज नहीं है तो ये कैसे बिहेव करता है? ये इट इज बिहेविंग लाइक ए प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। जरूरी बात, अगर कुछ पल में एक बार मैं जो बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनना, आपको क्लियर हो जाएंगे सारे आपके जो मन में सवाल आ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि जो हमारे पास आरसी सर्किट है वो कन्वर्ट हो गया आर सर्किट में, यानी प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में। नाउ आरसी सर्किट इज बिहेविंग like a purely resistive circuit, यानी जो हमारे पास आरसी सर्किट था वो केवल और केवल रेजिस्टिव सर्किट में बिहेव करने लग गया। यानी ये जो कैपेसिटर है, इस कैपेसिटर को हटा के आप इसको शॉर्ट कर दो, शॉर्ट सर्किट कर दो, ठीक है? यानी हमारे पास कैसे कन्वर्ट हो गया? हमारे पास देखो इस तरीके से ही कन्वर्ट हो गया। ये हमारे पास इस तरीके से था, ये बैटरी थी, ठीक है? जस्ट स्विच ऑन, हम केस का पढ़ रहे हैं तो ये स्विच ऑन, जस्ट स्विच ऑन जब पढ़ रहे हैं, जस्ट स्विच ऑन, अभी स्विच को ऑन किया गया। तो जैसे स्विच को ऑन करते हैं उस वक्त ये प्योरली रेजिस्टिव सर्किट की तरह बिहेव करता है, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। यानी कैपेसिटर को हटा के आप सर्किट को कैसा कर दो? शॉर्ट सर्किट करो। यानी यहां पर जो कैपेसिटर लगा था इसको हटाओ, इसको हटा के आप एक वायर जोड़ो, स्विच ऑन करते हैं, उस वक्त ऐसे बिहेव करता है, ठीक है? तो यहां से एक जरूरी बात जो मैं लिख रहा हूं, ठीक है ना, जस्ट स्विच ऑन, जस्ट स्विच ऑन, जस्ट स्विच ऑन कैपेसिटर बिहेविंग लाइक ए शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करता है। इसका यूज होता है क्वेश्चन सोल्व करते हैं, यानी कैपेसिटर जहां पर उसको हटा दो और शॉर्ट सर्किट कर दो। अब आ जाओ इस पर, दूसरे केस पर। अब दूसरे केस की बात कर लेते हैं। ये हमारे पास रेजिस्टेंस है और ये कैपेसिटर है, ये बैटरी है और ये स्विच है। अब स्विच को ऑन करे हुए बहुत लंबा टाइम हो गया, आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम, स्विच ऑन करे हुए बहुत लंबा समय हो गया, स्विच ऑन है हमारे पास आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम, बहुत लंबे समय बाद। तब क्या होगा उसके बारे में बात करें। यानी आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम का मतलब क्या हो गया? टी इक्वल टू इन्फिनिटी, ये बोल दो या फिर स्टेडी स्टेट, ये लिखा हो, इनका दोनों का मतलब यही होता है, ठीक है? स्टेडी स्टेट, ठीक है? या फिर हमारे पास टी इक्वल टू इन्फिनिटी। तो चार्ज कितना होगा कैपेसिटर पर? क्यू नॉट। एक बताओ, हमारे पास 1 माइनस ई की पावर माइनस इन्फिनिटी बाई आर से, इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो क्यू नॉट 1 माइनस ई की पावर माइनस इन्फिनिटी। तो हमारे पास क्यू की वैल्यू कितनी आ गई? क्यू नॉट। यहाँ से देखो जरा, 1 माइनस ई की पावर, ये क्या बन गया? इन्फिनिटी। बना के नहीं बना? हमारे पास बना ना। और ई की पावर इन्फिनिटी क्या होता है? यानी क्यू इज इक्वल टू क्यू नॉट 1 माइनस 1 बाई इन्फिनिटी। तो हमारे पास कितना आ गया? कितना आ गया यहाँ पे बताओ? यानी क्यू इज इक्वल टू क्यू नॉट 1 माइनस 0। अरे मैंने बताया था ई की पावर इन्फिनिटी इनफाइनाइट के बराबर, ई की पावर 0 0 के बराबर। तो यानी ये क्या हो गया? क्यू किसके बराबर है? क्यू नॉट के बराबर। यानी कैपेसिटर कैसा है? फुली चार्ज, ठीक है? आफ्टर एट टी इज इक्वल टू इन्फिनिटी पर, ठीक है? नाउ कैपेसिटर इज फुली चार्ज, नाउ कैपेसिटर इज फुली चार्ज, कैपेसिटर हमारे पास फुली चार्ज है, ये रहा। टी इज इक्वल टू 0 पर कैपेसिटर पर कोई चार्ज नहीं था, ये रहा, चार्ज 0 था कैपेसिटर पर, टी इक्वल टू 0 पर, और टी इक्वल टू इनफाइनाइट पर। यानी स्विच को ऑन करे हुए बहुत लंबा समय व्यतीत हो गया है, इसको स्विच ऑन करे बहुत लंबा समय व्यतीत हो गया, तो उसके बाद कैपेसिटर हमारे पास फुल चार्ज हो जाता है, इसके बराबर होता है, ठीक है? ये ग्राफ यही बता रहा है, ठीक है? ग्राफ प्लॉट भी कर दिया था मैंने साथ ही साथ। अब हम आगे बात करते हैं, आगे करंट की बात करते हैं। करंट कितना होगा भाई? करंट बताओ। आई इज इक्वल टू आई नोट ई की पावर माइनस टी बाई आर से। तो हमारे पास ये किसके बराबर आ गया? आई नोट ई की पावर माइनस इन्फिनिटी। तो ये वैल्यू किसके बराबर आ गई? ये 0 के बराबर। यानी सर्किट में करंट क्या है? 0, ठीक है? एट टी इज इक्वल टू इन्फिनिटी करंट, there is no current in the circuit, there is no current, कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा भाई, there is no current in the circuit। यानी अब सर्किट में कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा, कब? इनफाइनाइट। यानी इसको स्विच ऑन करे बहुत लंबा समय व्यतीत हो चुका है, और ये कैपेसिटर जो है ये फुली चार्ज है, ये कैपेसिटर हमारे पास क्या है? फुली चार्ज है, ठीक है? यानी क्यू किसके बराबर है? क्यू नॉट के बराबर है। और अब सर्किट में जो करंट है वो 0 के बराबर है, कोई करंट नहीं है भाई सर्किट में। यहाँ पर करंट क्या था? सर्किट में मैक्सिमम था, टी इक्वल टू 0 पर, लेकिन कैपेसिटर पर चार्ज क्या था? हमारे पास 0, कोई चार्ज नहीं। लेकिन अब कैपेसिटर पर फुली चार्ज है, सर्किट में कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा, तो इसको ये सर्किट कैसे बिहेव करेगा? ओपन सर्किट की तरह, यानी सर्किट पूरा ही ना हो, यानी ये ऐसे बिहेव करेगा। यानी अब यहाँ पर कैसे बिहेव करेगा? नाउ ये वाली लिख रहा हूँ, ठीक है? एट टी इज इक्वल टू इन्फिनिटी, ठीक है? द कैपेसिटर बिहेविंग लाइक एन ओपन सर्किट, द कैपेसिटर बिहेविंग लाइक एन ओपन सर्किट, बिहेविंग लाइक एन ओपन सर्किट। कैसे बिहेव करेगा? ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा। तो यानी अब हमारे पास सर्किट कैसे बन गई? यहाँ पर सर्किट ये बन गई ओपन सर्किट, क्योंकि करंट है ही नहीं। अरे भाई करंट तो है ही नहीं, तो कैसे बिहेव करेगा? ओपन सर्किट की तरह, करंट 0 है। यानी ये जो फिगर थी, ये फिगर किसमें कन्वर्ट हो गई? इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। कब? टी इज इक्वल टू इन्फिनिटी पर। और टी इज इक्वल टू 0 पर फिगर ऐसे थी, तो कैसे कन्वर्ट हो गई हमारे पास? इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। तो इसको अगर आप लिखना चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो कि यही फिगर आप आगे बना लो कि भाई स्विच ऑन करते ही हमारे पास जो ये फिगर है ये कैसे कन्वर्ट हो जाती है? शॉर्ट सर्किट। ये बेसिक डिफरेंस है भाई। आर है हमारे पास, सर्किट में करंट है मैक्सिमम आई नॉट, ठीक है? जस्ट ये केस कब है? जस्ट स्विच ऑन। और ये हमारे पास क्या है? आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम, यानी टी इज इक्वल टू इन्फिनिटी बोल दो, या फिर स्टेडी स्टेट ये भी बोल दो, या फिर आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम, कोई भी एक वर्ड हो, बात वही है कि स्विच ऑन करे बहुत लंबा समय व्यतीत हो गया, आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम। अब पता कैसे चलेगा कि किस सर्किट के लिए लॉन्ग टाइम क्या होगा? वो कैसे पता चलेगा?
उसे हम टाइम कांस्टेंट कहते हैं। टाइम कांस्टेंट के द्वारा हम आइडिया लगा सकते हैं कि जो टाइम दे रखा है इस सर्किट के लिए लॉन्ग टाइम की तरह बिहेव कर रहा है या ट्रांजिट टाइम की तरह बिहेव कर रहा है, वो हम अभी आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है भाई? अरे ये तो नॉर्मल सर्किट बन गया ना यार, ये तो नॉर्मल सर्किट बन गया। नॉर्मल सर्किट को हम कैसे करते हैं सोल्व, वैसे कर लेंगे। समझ में आई बात? ये बात समझ में आई? ये जो मैंने बताए हैं यहाँ तक क्लियर है? कि किसी को कोई डाउट है तो मुझे पूछ सकते हो। देखो भाई यहाँ पर देखो t इज इक्वल टू इनफाइनाइट पे करंट क्या हो जा रहा है? जीरो। करंट क्या हो जा रहा है? जीरो। ये जीरो है। t इज इक्वल टू जीरो पर करंट मैक्सिमम था, जैसे जैसे टाइम बीता तो करंट घटने लगा। सर्किट चार्ज बढ़ने, कैपेसिटर जैसे जैसे चार्ज होता चला जाएगा सर्किट में करंट कम होता चला जाएगा। चार्ज कैपेसिटर पर बढ़ रहा है तो सर्किट में जो करंट है वो घट रहा है। हेलो नहीं, कहाँ लगे? सेकंड इक्वेशन हेलो भाई, कौन सी आ गई सेकंड इक्वेशन? हम भी बात करेगा। अरे यार ये तो करंट लिखा है ना, करंट की वैल्यू लिख के dq by dt, इस वैल्यू को उठा के मैंने फर्स्ट में रख दिया तो हमारे पास ये इक्वेशन बन गई, ये वाली इक्वेशन बन गई। सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, चार्ज की फॉर्म में। इसको सोल्व करेंगे तो सोल्व किया, ये रिजल्ट आया। अब प्लीज ये मत पूछ लेना कि सर ये सोल्व कैसे हुआ, ये इसी तरीके से सोल्व किया जाता है सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विद सम कांस्टेंट कोएफिशिएंट के साथ, क्योंकि कांस्टेंट कोएफिशिएंट क्या दे रखा है? ये हमारे पास कांस्टेंट कोएफिशिएंट है भैया। भाई ये याद रखो t इक्वल टू 0, जैसे स्विच को ऑन करते हैं तो ये सर्किट जो है ये किसमें कन्वर्ट हो गया? ये ऐसे कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, आफ्टर t इक्वल टू इनफाइनाइट, यानी टाइम हमारे पास बहुत लंबा समय हो गया स्विच को ऑन करे हुए, तो ये जो सर्किट है हमारे पास, ये जो सर्किट है ये इस तरीके का जो सर्किट है किसमें कन्वर्ट हो गया? ऐसे हो गया ओपन सर्किट, कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा। इस तरीके से ग्राफ बन जाएगा, मतलब वो बन जाएगा, ये ऐसे बिहेव कर रहा है। अब यहाँ पर बात आती है कि सर हमें पता कैसे? देखो क्वेश्चन में लिखा मिलेगा t इक्वल टू इनफिनिटी लिखा मिलेगा या स्टडी स्टेट मिलेगा। स्टडी स्टेट का मतलब ये होता है कि स्विच को ऑन करे बहुत लंबा समय हो गया, करंट एक तरीके से कांस्टेंट हो जाता है उस केस में। ठीक है, आफ्टर लॉन्ग टाइम या ऐसे वर्ड लिखा हुआ मिलेगा, इसका मतलब यही है। लेकिन और कैसे आइडिया लगा सकते हैं कि ये वो हमारे पास एक होता है ट्रांजिट टाइम, एक वर्ड होता है ट्रांजिट टाइम। ट्रांजिट, तो ट्रांजिट टाइम किसे कहते हैं बताओ? अरे डी स्क्वायर है ना भाई, तो सेकंड ऑर्डर ही तो बनेगा, फर्स्ट ऑर्डर थोड़ी बनेगा यार। डी स्क्वायर क्यू बाई डी टी स्क्वायर है ना भाई। एक बच्चा पूछ रहा है सर सेकंड ऑर्डर इक्वेशन में, अरे भाई उसके यार भाई मैं कैसे बताऊं यार। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन सोल्व कर लेना भाई प्लीज, मैं नहीं बताने वाला कैसे करते हैं। ठीक है, तरीके होते हैं इनके। ठीक है, देखो जरा, एक बच्चा कह रहा है आई क्या है? डी क्यू बाई डी टी, और हमारे पास ये क्या है भाई? आई आ गया, डी क्यू बाई, ये क्या है? अरे यार मेरा ही दिमाग खराब हो रखा है। फर्स्ट ऑर्डर है ना ये? हाँ फर्स्ट ऑर्डर ही है, फर्स्ट ऑर्डर ही तो बनेगी यार। हाँ तो यही तो आएगा फर्स्ट ऑर्डर, सही कह रहे हो। सेकंड ऑर्डर तो वैसे ही होता है ना। हाँ मेरा ही दिमाग खराब हो रहा है, डी क्यू बाई डी टी। ठीक है, मैं उस बच्चे पे गुस्सा कर रहा था। सही है, डी क्यू बाई डी टी आ जाएगा ना फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, तभी तो इंटीग्रल फैक्टर निकालेंगे ना। इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन टाइप का अपने को देखना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात आपने बोला था, दो उसके या तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालो, फिर पहले केस में ये निकालेगा, ये सेकंड ऑर्डर बन जाएगी, जैसे अब अपन आगे करेंगे। ठीक है, यही सवाल जब हमारे पास आरएल सर्किट बनेगा ना तो उसमें हमारे पास ये सेकंड ऑर्डर बनेगा, जिसमें कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन भी हमें निकालना होगा, पर्टिकुलर इंटीग्रल भी हमें निकालना पड़ेगा उस केस में ना। तो डी क्यू बाई डी टी, क्यू बाई आर सी, वी बाई आर, ये बेसिकली हमारे पास इस फॉर्म में बन जाएगा। जो भी हो जैसे भी अपन इसको सोल्व कर लेंगे। ठीक है, जब अपन इसको सोल्व करेंगे तो इंटीग्रल पर्टिकुलर निकालेंगे और इस तरीके से अपन सोल्व करेंगे, मतलब कुल मिला के ऐसे ही अपन इसको सोल्व करेंगे, क्योंकि ये मुझे ध्यान था कि इसको ऐसे करते हैं। ठीक है, मेरी मिस्टेक है वहाँ पे, मुझे ध्यान देना चाहिए था। नहीं सर, हाँ फर्स्ट ऑर्डर ही बनेगा, बिल्कुल 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 फर्स्ट ऑर्डर ही बनेगा, बिल्कुल भाई फर्स्ट ऑर्डर ही बनेगा। मैंने गलती से लिख दिया भाई, वो जल्दबाजी में मैंने उसको पुट कर दिया। ट्रांजिट टाइम क्या होता है हमारे पास? ट्रांजिट टाइम, शाबाश बताओ। ट्रांजिट टाइम हम किसे कहते हैं? ठीक है, हाँ सर वो टाइम इंटरवल जो कैपेसिटर चार्ज होता है, हाँ बिल्कुल है ना। ट्रांजिट टाइम बोल दो या फिर ट्रांजिट फेज बोल दो, एक वही बात है ना। बेसिकली फेज वर्ड यूज किया जाता है। ठीक है, तो वो टाइम इंटरवल, ठीक है, उस टाइम इंटरवल के, वो टाइम इंटरवल जिसके दौरान कैपेसिटर हमारे पास चार्ज होने लगता है, उस टाइम इंटरवल को हम क्या कहते हैं? ट्रांजिट टाइम कहते हैं। ठीक है, द टाइम इंटरवल ड्यूरिंग विच चार्जिंग टेक प्लेस। ठीक है, द टाइम इंटरवल, द टाइम इंटरवल, वो वाला टाइम इंटरवल, द टाइम इंटरवल ड्यूरिंग विच चार्जिंग टेक प्लेस। ठीक है, यानी कैपेसिटर जो है जिस वक्त चार्ज हो रहा होता है 0 से लेके 100%, जब तक ये कैपेसिटर हमारे पास चार्ज हो रहा होता है उस टाइम इंटरवल को हम ट्रांजिट टाइम कहते हैं, ट्रांजिट फेज कहते हैं। ठीक है ना, ट्रांजिट फेज कहते हैं। एक हमारे पास होता है टाइम कांस्टेंट, क्या होता है? एक टाइम टेक प्लेस, हाँ बिल्कुल भाई, है ना। टाइम कांस्टेंट एक होता है टाइम कांस्टेंट, जिसे हम टाउ बोलते हैं, और बेसिकली हमें जो आइडिया लगेगा वो इस टाइम कांस्टेंट से आइडिया लगता है। टाइम कांस्टेंट एक हमारे पास क्या होता है? टाइम कांस्टेंट, जिसे हम टाउ कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं बच्चों? टाउ। तो टाइम कांस्टेंट हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? बेसिकली जो आपने जब सर्किट को सोल्व किया था, ठीक है, जब आपने सर्किट को सोल्व किया था इस तरीके की, हमारे पास ये सर्किट थी, ये बैटरी थी। ठीक है, स्विच को ऑन कर दिया हमने, बैटरी भी ले लिया, रेजिस्टेंस आर ले लिया,
सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है, करंट हमारे पास किसी भी टी टाइम पर करंट है और कैपेसिटर चार्ज होने लग रहा है, तो हमारे पास ये आ गया चार्ज QT। तो किसी भी टी टाइम पर कैपेसिटर पर जो चार्ज है वो हमारे पास है Q नोट 1 माइनस (e⁻⁻t/RC। तो ये कहता है कि टाइम कांस्टेंट वो टाइम है जिसमें वो छोटा सा टाइम इंटरवल जिसमें कैपेसिटर एकदम से चार्ज हो जाए, जल्दी चार्ज, मतलब मैक्सिमम चार्ज हो जाए, वो टाइम इंटरवल ऐसे समझो। टाइम कांस्टेंट यानी टाउ, जो टाउ हम लिख रहे हैं यानी टाइम कांस्टेंट से कर रहे हैं, टाइम कांस्टेंट वो टाइम है जिसमें कैपेसिटर मैक्सिमम चार्ज हो। टाइम कांस्टेंट वो टाइम है, लिख लो इस बात को, टाइम कांस्टेंट वो टाइम है जिसके अंदर कैपेसिटर मैक्सिमम चार्ज होता है, उस टाइम को हम क्या कहते हैं, टाइम कांस्टेंट कहते हैं। तो टाइम कांस्टेंट यहाँ टाउ किसके बराबर होता है, RC के बराबर लेते हैं। यहाँ पर हमारी कोशिश रहती है कि e की पावर हमारे पास 1 बन जाए, ठीक है। तो हमारे पास जब भी हम t लेंगे तो वो RC के, यानी यहाँ पर टाइम कांस्टेंट किसके बराबर हो गया, RC के बराबर हो गया। ये वो टाइम है जिस टाइम के अंदर कैपेसिटर मैक्सिमम चार्ज हो जाता है, इस टाइम ट्रेवल में, इस टाइम इंटरवल में कैपेसिटर जो मैक्सिमम चार्ज हो जाता है, ठीक है ना। तो हमारे पास जब हम t को RC के बराबर लेते हैं, ठीक है, ठीक है ना, टाइम कांस्टेंट यानी हम यहाँ पर t बोल दो, इसी को हम टाइम कांस्टेंट टाउ टाइप वो कह रहे हैं, यानी t हमारे पास RC के बराबर होता है, इसे हम क्या कहते हैं, टाइम कांस्टेंट। यही हमारे पास टाइम कांस्टेंट है। इस टाइम को हम बेसिकली टाउ से भी डिनोट कर देते हैं, ये टाइम को टाउ से भी डिनोट कर दिया जाता है। तो इस टाइम पीरियड पर कैपेसिटर कितना चार्ज हो जाता है, वो हो जाता है Q नोट 1 माइनस (e⁻⁻RC/RC। तो हमारे पास Q बराबर Q नोट, ये आ गया 1 माइनस (e⁻t), ठीक है। जब हम इसको सोल्व करते हैं तो हमारे पास जो रिजल्ट आता है वो कितना आता है भाई, हमारे पास जो रिजल्ट आता है वो आता है, यानी ये टाइम है t = RC, इस टाइम इंटरवल, तो Q नोट 1 माइनस, ठीक है। जब हम निकालते हैं तो वैल्यू 0.63 Q नोट, इतना चार्ज आ जाता है। तो वैल्यू को सोल्व करते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि कैपेसिटर जो है वो 63% चार्ज हो गया इस टाइम इंटरवल में, यानी इस टाइम इंटरवल में कैपेसिटर 63% चार्ज हो जाता है, और ये टाइम इंटरवल बहुत छोटा होता है, ठीक है ना। Q नोट किसके बराबर होता है भाई, CV के बराबर होता है। उसको हम क्या कहते हैं, ट्रांजिट, सॉरी क्या कहते हैं उसको, हम टाइम कांस्टेंट कहते हैं टाउ। तो टाइम कांस्टेंट टाउ किसके बराबर होता है, RC के बराबर होता है। ये वो टाइम होता है, टाइम इंटरवल, ये वो टाइम इंटरवल होता है जिसके अंदर कैपेसिटर मैक्सिमम चार्ज को अचीव कर लेता है और बहुत कम समय लगाता है, यानी हमारे पास दैट इज द टाइम कांस्टेंट। टाइम ट्रांजिट फेज वो टाइम इंटरवल जिसके दौरान कैपेसिटर हमारे पास चार्ज होने लगता है, ठीक है। और ये सारा आज हमने इसको अच्छे से पढ़ लिया है, ठीक है, क्लियर है। RC सर्किट में आगे चलूँ, मैं RL सर्किट और पढ़ा दूँ, कहो तो मैं RL सर्किट और पढ़ा दूँ, हाँ ठीक है। बताओ भाई, RL सर्किट आज पढ़ोगे या कल पढ़ा दूं? RL सर्किट बताओ, शाबाश, ज्यादा तो नहीं हो गया यार, पढ़ा लेने दो, बताओ शाबाश। ऐसा ना हो कि तुम्हें यार मतलब ऊपर सिमिलर है, जैसे पीछे किया था सेम यही करना है, समझ आ जाएगा, है ना। पढ़ा दीजिए प्लीज, बहुत बढ़िया यार, है ना, समझ आ जाएगा, बहुत सिंपल सा है, जैसे पहले किया था वही ये करना है। अब हमारे पास एक रेजिस्टेंस है और एक हमारे पास इंडक्टर है, ये हमारे पास दो चीजें हैं, है ना, एक रेजिस्टेंस है और एक इंडक्टर है। ये आ गया स्विच, ये आ गई बैटरी, ये रहा, है ना। स्विच को हमने ऑन कर दिया, स्विच हमने ऑन कर दिया, जैसे स्विच को ऑन करेंगे तो करंट फ्लो करेगा भाई, करंट फ्लो करेगा, इंडक्टेंस L है तो करंट फ्लो करेगा इसके अंदर, ठीक है। ऐसे जा रहा है, ये तो थोड़ा सा अलग ऐसे बना देते हैं, ये है रेजिस्टेंस अपनी प्लस माइनस, ठीक है। अब मुझे बताओ करंट फ्लो करेगा और करंट कैसा है, टाइम डिपेंडेंट है, क्योंकि जैसे स्विच ऑन करूंगा तो करंट बैटरी से धीरे धीरे ऑन होता है ना, करंट एकदम से मैक्सिमम पे नहीं जाता ना, टाइम लेता है, समझने की कोशिश करना इस तरीके से, है ना, क्योंकि इसमें भी तो EMF इंड्यूस होता है ना। तो जैसे हम स्विच को ऑन करेंगे तो क्या होगा, इसमें करंट फ्लो करेगा, करंट फ्लो करेगा तो हम क्या लगाएंगे, KVL लूप लगाएंगे, क्या लगाएंगे, KVL लूप लगाएंगे। बैटरी भी है तो इसके अक्रॉस कितना होगा, VR, और इसके अक्रॉस EMF इंड्यूस होगा वो किसके बराबर होगा, -LdI/dt, मैंने बताया था, इतना EMF लिखेंगे, है ना। और बैटरी हम कैसे शो करेंगे, यहाँ पर देखो ध्यान से देखना भाई, अरे यार ठीक है। अब देखो यहाँ पे बैटरी कैसे बनाएंगे, हमेशा यही बैटरी बनाएंगे, तो इसके अंदर EMF इंड्यूस होगा जिसे हम VL कहेंगे। VL किसके बराबर होता है, -LdI/dt के बराबर होता है, किसके बराबर होता है, -LdI/dt के बराबर होता है। तो क्या लगाएंगे, KVL लूप लगाएंगे, क्या लगाएंगे हम, KVL लूप लगाएंगे, ठीक है, ठीक है ना। VR किसके बराबर है, IR के बराबर है हमारे पास, क्लियर है क्या भाई। VL हमें गिवन है, VL हमारे पास किसके बराबर है, -LdI/dt के बराबर है। और ये बैटरी ऑन कर दी तो हमारे पास क्या होगा, हमने क्या लगाया, KVL लूप लगाया, अप्लाई KVL, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। हम ये लगाएंगे तो नेगेटिव से पॉजिटिव गया तो V पॉजिटिव, फिर पॉजिटिव से नेगेटिव गया तो -VR, फिर हमारे पास देखो ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव गया तो फिर पॉजिटिव, VL = 0। नेगेटिव से पॉजिटिव जाते तो पॉजिटिव लिखते हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव आते तो नेगेटिव लिखते हैं, तो V - IR, और VL को अपन क्या लिखेंगे, ये रहा -LdI/dt बराबर 0। तो हमारे पास कितना आ गया, LdI/dt, ठीक है, प्लस में IR = V के बराबर, L से डिवाइड कर दिया, dI/dt, है ना, प्लस में ये हमारे पास कितना बन गया, R/V =
और ये आया v बाई एल, और ये क्या है कांस्टेंट, और ये कैसी बन गई फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई जैसे हमारे पास पहले बनी थी। अगर हम आरसी सर्किट लेते सॉरी एलसी सर्किट लेंगे तो उसमें सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी, लेकिन ये हमारे पास कैसी है फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सोल्व करेंगे, जैसे हमने पहले किया था ना, जैसे हमने पहले किया था। तो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास बेसिकली ये बन गई है। तो इंटीग्रेशन फैक्टर निकालेंगे तो e की पावर, ठीक है, e की पावर हमारे पास इंटीग्रेशन है ना, तो ये रहा भाई r बाई एल इंटू में dt। तो इंटीग्रेशन फैक्टर हमारे पास बेसिकली कितना हो गया e आर एल, e की पावर r बाई एल इंटू में t। ठीक है, ये आ गया। तो अब क्या करो भाई, हमारे पास करंट निकाल रहे हैं इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर, फिर हमारे पास ठीक है जो कांस्टेंट है वो कितना देखा v बाई एल, ये रहा v बाई एल इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर dt सम कांस्टेंट k, ये आ गया। तो i इंटू में e की पावर हमारे पास कितना आ गया, ये आर टी बाई एल इजिकल टू वी बाई एल इंटू में e की पावर आर टी बाई एल डी टी प्लस सम कॉन्स्टेंट के। तो e की पावर आर टी बाई एल इजिकल टू वी बाई एल इंटू में e की पावर आर टी बाई एल, फिर आ गया हमारे पास डिवाइडेड बाई आर बाई एल प्लस सम कॉन्स्टेंट। ठीक है भाई, तो हमारे पास एल से ये एल कट गया बेसिकली। तो i की वैल्यू कितनी आ गई, i की वैल्यू e की पावर आर टी बाई एल इजिकल टू वी बाई आर e की पावर आर टी बाई एल प्लस सम कॉन्स्टेंट। तो हमारे पास i की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से आ गई v बाई आर प्लस में k e की पावर आर टी बाई एल, ये आ गया। ठीक है, हमारे पास ये आ गया। तो ये हमारे पास क्या है, करंट है। करंट कितना है, किसी भी टी टाइम पर, यानी आई टी एट एनी टाइम, किसी भी टी टाइम पर हमने क्या निकाल दिया, करंट निकाल दिया भाई। तो इनिशियल कंडीशन क्या है, अब इनिशियल कंडीशन लगानी पड़ेगी ना भाई यहाँ पे, इनिशियल कंडीशन, क्योंकि हमें वैल्यू निकालनी होगी, क्योंकि हमें क्या कैलकुलेट करनी होगी, वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी। तो बताओ जैसे ही स्विच को ऑन करेंगे t इक्वल टू 0 पर सर्किट में करंट क्या होगा, बताओ भाई, सर्किट में करंट क्या होगा, करंट 0 होगा, मिनिमम होगा, क्या होगा, मैक्सिमम होगा। जैसे ही स्विच को ऑन करेंगे, तो स्विच को ऑन करेंगे तो सर्किट के अंदर करंट क्या होगा, आपको ये बताना है। करंट 0 होगा, सिंपल सी बात है। स्विच को जैसे अपन ऑन करेंगे, अगर करंट मैक्सिमम, क्योंकि करंट तो धीरे धीरे बढ़ेगा ना, स्विच ऑन करेंगे तो करंट धीरे धीरे हमारे पास बढ़ता है। तो जैसे स्विच को ऑन करते हैं, ठीक है, उस वक्त करंट क्या होता है हमारे पास, 0 होता है, जस्ट स्विच ऑन। ठीक है, तो इनिशियल कंडीशन हमारे पास क्या है यहाँ पर, ये रही इनिशियल कंडीशन। क्योंकि जैसे हम स्विच को ऑन करते हैं ना, तो इसमें करंट इंक्रीज होता है, इंक्रीज होने की कोशिश करता है, ये अपोज करता है। स्विच को ऑन करा तो करंट जो है एकदम से इंक्रीज होने की कोशिश करता है, लेकिन इसमें क्या है, इंडक्टर नहीं चाहता कि करंट बढ़े, क्योंकि करंट बढ़ेगा तो क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो ये नहीं चाहता कि इसमें ईएमएफ इंड्यूस हो, तो उसका अपोज करने के लिए खुद के अंदर बैटरी इंड्यूस कर देता है, तो ये करंट बढ़ रहा है उसको घटाने के लिए, तो एकदम से करंट नहीं बढ़ पाता। तो जैसे स्विच ऑन करते हैं उस वक्त करंट 0 होता है, फिर वो धीरे धीरे बढ़ता है। तो इनिशियल कंडीशन स्विच ऑन करते हैं जब हम, हमारे पास यानी t इक्वल टू 0 पर सर्किट में करंट क्या है, 0, जस्ट स्विच ऑन। जब हम स्विच को ऑन करते हैं तरीके से, ठीक है, उस पर हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना, क्लियर है। हमारे पास ये आ गया इनिशियल कंडीशन, जैसे ही ऑन किया उसको t इक्वल टू 0 पर, ठीक है। तो हम इनिशियल कंडीशन अप्लाई करेंगे, अप्लाई इनिशियल कंडीशन, अप्लाई इनिशियल कंडीशन, अप्लाई इनिशियल कंडीशन, ठीक है। तो इनिशियल कंडीशन यानी t इक्वल टू 0 पर हमारे पास i की वैल्यू क्या थी, 0 थी, ये हमारे पास आ गया 0 v बाई आर प्लस में k e की पावर 0, तो k की वैल्यू आ गई माइनस v बाई आर। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट, ये सेकंड, इक्वेशन सेकंड पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। पहली इक्वेशन में हम इसको पुट कर देंगे, तो हमारे पास कितना आया, करंट इन द सर्किट आई टी, हमारे पास कितना आ गया, ये आ गया v बाई आर माइनस v बाई आर e की पावर आर टी बाई एल, यानी किसी भी टी टाइम पर सर्किट में जो करंट है वो कितना है, इतना है, क्योंकि मुझे करंट ही निकालना है। यहाँ चार्ज की हम कोई बात नहीं करेंगे, वैसे आप चार्ज भी निकाल सकते हो, ठीक है, कि सर्किट में कितना चार्ज फ्लो करे, लेकिन हमें वो नहीं निकालना। बेसिकली हमें करंट निकालना है कि किसी भी टी टाइम पर इस सर्किट में क्या करंट है, तो ये हमारे पास करंट हुआ। ठीक है, क्लियर है, दैट इज द करंट इन द सर्किट। और इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बेसिकली हम क्या बोल देते हैं, अगर हम बात करें तो इसको हम क्या बोल देते हैं, ये हमारे पास क्या होगा, आई नोट होगा, ये मैक्सिमम करंट है। ये माइनस आएगा भाई, यहाँ है ना, ये माइनस आएगा यार, हमने कहा ये माइनस आएगा बच्चों, माइनस। ठीक है, देखो e की पावर आर टी बाई एल से हमने डिवाइड कर देंगे पूरी इक्वेशन में, तो नीचे ऊपर चला जाएगा। ठीक है, ये माइनस का आएगा, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, तो स्टैंडर्ड रिजल्ट याद रख सकते हो। ठीक है, लेकिन हर जगह ये लगे ये जरूरी नहीं, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन कैसा है। ठीक है, किसी क्वेश्चन में रेजिस्टेंस एक से ज्यादा मिल जाए, कॉम्बो दे दिया जाए, तो भी आप सोल्व कर सकते हैं ना। हाँ, माइनस आएगा, बिल्कुल माइनस आएगा। मुझसे यहाँ मिस्टेक हो गई भाई, वो गाना याद आ गया मुझे, तो हाँ हो गई गलती मुझसे, मैं मानता हूँ, बहुत पुराना गाना है, तुम लोगों ने पता नहीं सुना कि नहीं सुना। ठीक है, ठीक है, तो ये वाली बात हो गई। तो ये हमारे पास करंट आ गया। अब करंट आ गया तो आप ग्राफ प्लॉट कर सकते हो भाई इसका। ठीक है, अब इसका ग्राफ प्लॉट कर सकते हो बिल्कुल आप। अच्छा, टाइम कांस्टेंट बताओ, टाइम कांस्टेंट यानी टाउ बताओ कितना होगा हमारे पास यहाँ पे, यानी टी की वैल्यू यानी टाउ के बराबर हम क्या लेंगे, एल बाई आर, क्योंकि यहाँ क्या बच जाए हमारे पास क्या बन जाए, 1 बच जाए। ठीक है, माइनस का है यार, तो ये हमारे पास क्या है, टाइम कांस्टेंट। ठीक है भाई, टाइम कांस्टेंट है तो मैक्सिमम करंट हमारे पास कितना हो जाएगा बताओ,
यानी आई टी इज इक्वल टू एल बाई आर पर आई नोट 1 माइनस ई की पावर माइनस आर इंटू में एल बाई ये आर बाई एल इंटू में एल बाई आर। तो आई यानी टी इज इक्वल टू एल बाई आर पर आई नोट 1 माइनस ई की पावर माइनस 1 आई टी की वैल्यू आई नोट 1 माइनस 1 बाई ई। इस टाइम पीरियड में हमारे पास जो करंट है वो मैक्सिमम अचीव कर लेता है। ठीक है, एल क्या है इंडक्टेंस, आर क्या है रेजिस्टेंस। ठीक है, अब आगे आ जाओगे, अब आगे आ जाओ। ये ग्राफ प्लॉट करना हो तो ग्राफ प्लॉट कर लोगे। बताओ भाई ग्राफ कैसा आएगा यहाँ पर हमारे पास, इधर आ गया आई टी, इधर आ गया टी, ग्राफ कैसा आएगा, ऐसा ग्राफ है। और ये क्या है आई नोट, आई नोट किसके बराबर है, वी बाई आर के बराबर। ये ग्राफ आ जाएगा आई टी के बीच का। ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पर भी दो केस बनते हैं हमारे पास, केस दो पढ़ते हैं, केस नंबर फर्स्ट और केस नंबर सेकंड। केस नंबर फर्स्ट और ये है केस नंबर सेकंड। मैंने कहा था एक समझ आया तो सारे आएंगे, एलसीआर भी आएगा, एक आया तो सब समझ आएगा। ठीक है, क्लियर है ना। तो हमारे पास केस नंबर फर्स्ट हम क्या लेते हैं, टी इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ, जस्ट स्विच ऑन, जस्ट स्विच ऑन। जब स्विच ऑन होता है तब क्या होगा, कैसे बिहेव करेगा सर्किट। दूसरा हमारे पास टी इज इक्वल टू इनफाइनाइट बोल दो, या फिर स्टडी स्टेट। स्टडी स्टेट ये वर्ड मिलेंगे आपको लिखे हुए, स्टडी स्टेट, या फिर आपको मिलेगा आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम, आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम। ठीक है, लॉन्ग टाइम, आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम, स्विच ऑन करने के बाद, स्विच ऑन है उसके बहुत लंबे समय के बाद, समझ रहे हो, तब हम ये केस पढ़ रहे हैं आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम। ठीक है, ये दो केसेस जो हमने पहले पढ़े थे वैसा ही हम यहाँ पढ़ रहे हैं। होगा क्या यहाँ पर बताओ भाई, हमारे पास ये है रेजिस्टेंस और ये है इंडक्टर। ये है स्विच, बैटरी भी हमारे पास स्विच को क्या कर दिया ऑन, जस्ट ऑन, जस्ट स्विच ऑन। जैसे स्विच को ऑन करेंगे तो सर्किट में करंट क्या होगा बताओ, करंट की वैल्यू कितनी होगी बताओ। ठीक है, टी इज इक्वल टू 0 पर आई की वैल्यू कितनी होगी, आई नोट, यानी करंट कितना है हमारे पास 0। टी इज इक्वल टू 0 पर सर्किट में करंट क्या है 0, यानी करंट कितना फ्लो करेगा, यानी हमारे पास करंट होगा 0। ठीक है, ये करंट 0, टी इज इक्वल टू 0। तो ये बिहेव कैसे करेंगे ये सर्किट, कैसे बिहेव करेगी बताओ। अगर करंट 0 है यानी कोई करंट है ही नहीं, इसका मतलब आरएल सर्किट जो है वो कैसे बिहेव करेगी, ओपन सर्किट की तरह। ठीक है, यहां से स्टार बना के लिखो, एट टी इज इक्वल टू 0 आरएल सर्किट इज बिहेविंग लाइक एन ओपन सर्किट। ये ओपन सर्किट की तरह बिहेव करती है, यानी ओपन सर्किट की तरह बिहेव करती है, इसका मतलब इंडक्टर को हटा दो और सर्किट को ओपन कर दो। ठीक है, तो सर्किट कैसा बन जाएगा, टी इज इक्वल टू 0 पर ऐसा सर्किट, यानी कोई करंट नहीं, कोई भी करंट नहीं फ्लो कर रहा, ये ऐसे बिहेव कर रही है। सर्किट में करंट 0 है, टी इज इक्वल टू 0 पर ये रेजिस्टेंस आ रही है भी है, यानी कोई, यानी ओपन सर्किट, कोई करंट नहीं है, सर्किट ओपन, ऐसे बिहेव करती है। ठीक है ना। अच्छा जी, केस नंबर सेकंड हम ले रहे थे, यहाँ पर देखो भाई, यहाँ पर ये हमारे पास रेजिस्टेंस है, ये इंडक्टर है, ये लो भाई हमने ये ले लिया, ये बैटरी ले ली, ये बैटरी है हमारे पास, ये स्विच है, स्विच को ऑन कर दिया, ऑन करे हुए टाइम बहुत ज्यादा बीत गया है, तो सर्किट में करंट कितना होगा, रेजिस्टेंस आर है, सर्किट में करंट होगा मैक्सिमम आई नोट, यानी टी इज इक्वल टू इनफाइनाइट। तो टी इज इक्वल टू इनफाइनाइट, तो ये आया आई नोट 1 माइनस ई की पावर माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये कितना बन गया हमारे पास आई नोट, ये 1 माइनस 1 बाई ई की पावर इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये वैल्यू हमारे पास कितनी आई, आई इज इक्वल टू आई नोट के बराबर होगी। ये टर्म क्या बन गई 0, अरे ये टर्म क्या बन जाएगी, ये टर्म आ जाएगी इन्फिनिटी। तो 1 बाई इन्फिनिटी क्या बन जाता है, ई की पावर इन्फिनिटी क्या होता है इन्फिनिटी, और 1 बाई इन्फिनिटी की वैल्यू क्या होती है 0। तो ये पूरी टर्म 0 बन जाएगी, तो करंट होगा मैक्सिमम। अब सर्किट में करंट मैक्सिमम है, यानी कैसे बिहेव कर रहा है, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट, यानी आपके पास, ठीक है, ठीक है, एट टी इज इक्वल टू इन्फिनिटी। ठीक है, आरएल सर्किट इज बिहेविंग लाइक एन शॉर्ट सर्किट, वो शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करने लगता है, बिहेविंग लाइक एन शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करता है, कैसे बिहेव करता है, शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव, यानी आरएल सर्किट कन्वर्टेड इनटू प्योरली रेजिस्टिव सर्किट, वो प्योरली रेजिस्टिव सर्किट की तरह कन्वर्ट हो जाता है। अब इस पर करेंगे सवाल, ठीक है, अब इस पर करेंगे सवाल, न्यूमेरिकल, इनका यूज करेंगे इन शब्दों का जब हम क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन दे दूं एक आधा करने के लिए, या पहले इसको इतना ही रिवाइज करके आओगे। भाई आरसी डिस्चार्जिंग का सवाल करवाऊंगा मैं, समझ में आई बात आपको। क्वेश्चन दूंगा कि आरसी कैपेसिटर इनिशियली फुली चार्ज है, वो डिस्चार्ज हो रहा है, वो न्यूमेरिकल, एज न्यूमेरिकल आपको यही अप्रोच लगानी है ना।
एक डिस्चार्जिंग का सवाल आप करके लेके आने। एक सवाल देता हूँ आपको आरसी सर्किट का, इसको आप यहाँ तक तो रिवाइज करके आइएगा। एक सवाल और देता हूँ, वहीं से शुरू करूंगा। एक बच्चे ने सवाल भी अभी कहा भी है सर डिस्चार्जिंग का, ठीक है। देखो ये रहा हमारे पास, ठीक है। ए आरसी सर्किट इज इन स्टडी स्टेट। हमारे पास आरसी सर्किट किसमें है? स्टडी स्टेट के अंदर है, ठीक है। डिस्कस हाउ डज द चार्ज vary if battery is suddenly take out, if battery is suddenly takes out, ठीक है। तो चार्ज बताओ कैसे वेरी करेगा? ये फुली चार्ज है, ये क्या है? फुली चार्ज। ए आरसी सर्किट इज इन स्टडी स्टेट यानी बहुत लंबा समय हो गया बैटरी के साथ कनेक्ट है, तो ये कैपेसिटर फुली चार्ज हो जाएगा। अभी भी हमने पढ़ा, ठीक है, फुली चार्ज है। डिस्कस हाउ डज द चार्ज वेरी, ठीक है। इफ बैटरी सडनली टेक आउट, ये बैटरी को अगर मैं हटा दूं, जैसे बैटरी को हटा दूंगा तो क्या होगा भाई? कैपेसिटर चार्ज है तो कैपेसिटर में करंट फ्लो कराएगा, तो कैपेसिटर का दायित्व बन जाता है, क्योंकि कैपेसिटर क्या चार्ज है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस है। यहाँ पर कुछ ना कुछ वीसी पोटेंशियल डिफरेंस है, तो ये करंट फ्लो करेगा तो डिस्चार्ज होगा, तो किसी भी टाइम पर इस कैपेसिटर पे चार्ज क्या होगा वो आपको निकालना है, ठीक है। क्वेश्चन समझा दी। बच्चे ने कहा भी था कि सर डिस्चार्जिंग की एक प्रॉब्लम आप करवा देंगे। बिल्कुल कैपेसिटर वोल्टेज की तरह बिल्कुल यहाँ पर काम करेगा, है ना। ये क्वेश्चन है, इसको एक बार आप ट्राई करिएगा। बच्चे ने कहा ऑप्शन बी, बहुत बढ़िया, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। कर भी दिया क्या सोल्व, ठीक है। इसको प्रॉपर ऐसे सोल्व करना भाई, यहाँ से सोल्व करना, यहाँ से इसको हटा के इक्वेशन बनेगी, क्योंकि ये डिस्चार्ज होने लगेगा। यहाँ से सोल्व करना प्रॉपर, ये इक्वेशन बना के, ठीक है, किरचॉफ लूप लगा के। और यहाँ तक रिवाइज करके आना। अगर रिवाइज नहीं करके आओगे, कुछ नहीं समझ में आएगा, खुद से लिख कर देखना, 2 से 3 बार इन क्वेश्चन को करके देखना। जब तक करके नहीं देखोगे बात नहीं बनेगी, और इसको सोल्व करने की कोशिश करना। कल अपन क्वेश्चन करेंगे और साथ ही साथ एलसी सर्किट और एलसीआर सर्किट को भी कवर करेंगे, ठीक है ना। प्योरली रेजिस्टिव सर्किट क्या होता है ये पढ़ा, प्योरली इंडक्टिव सर्किट क्या होता है ये पढ़ा, प्योरली कैपेसिटिव सर्किट इंडक्टिव सर्किट नहीं पढ़ा, उसमें पढ़ना ही क्या है, ये आता ही है ना। प्योरली कैपेसिटिव सर्किट हमने पढ़ा, आरएल सर्किट, आरसी सर्किट, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं आरएल और आरसी, और यहीं से क्वेश्चन बनते भी हैं। तो ये करके आना, आज हमने ये पढ़ा है, ठीक है भाई। किसी को कोई डाउट है तो प्लीज पूछो भाई। एक डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व कैसे करते हैं वो देख लेना भाई, ठीक है। जब हम बात किसकी करेंगे, हम एलसी सर्किट की बात करेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास सेकंड ऑर्डर इक्वेशन बनेगी, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी भाई। ये बनेगी d² q by dt², ठीक है, हमारे पास इस तरीके से बनेगी, प्लस में q by LC बराबर 0। तो एक सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी जिसके कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होंगे, ठीक है। यानी q की वैल्यू हमारे पास किस फॉर्म में आएगी, ऐसे आएगी c1, ठीक है, e की पावर में लिख लो या sin या cos की पावर में लिख लो, कैसे भी लिख लेना। ये इक्वेशन बनेगी एलसी सर्किट की सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। और उसको हम कैसे निकालते हैं? सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करने का तरीका है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन अलग से निकाला जाता है, पर्टिकुलर इंटीग्रल अलग से कैलकुलेट किया जाता है। तो क्लास टाइमिंग चेंज है क्या? हाँ, कल हमारी 2 क्लास है। पहली क्लास होगी 1:30 पर, ठीक है, फिर दूसरी हमारी 3:30 पर। कल 2 क्लास है, तो कल हमारी कोशिश रहेगी कि डीसी सर्किट को कल अपन कंप्लीट कर देंगे। कल डीसी सर्किट कंप्लीट कर देंगे, सवाल भी कर लेंगे, ठीक है। इन 2 क्लासेस में कल डीसी सर्किट को अपन कंप्लीट कर देंगे। पर कल भाई ये पढ़ के आना, तब तो आएगा मजा, नहीं फिर नहीं आने वाला मजा, ठीक है। कल 2 क्लास हैं अपनी, कल डीसी सर्किट हो जाएगा, फिर एसी सर्किट बचेगा, ठीक है। कंडक्टिंग मीडियम में यार एक बार ही सवाल आया है, लेकिन कंडक्टिंग मीडियम चलो पढ़ा देंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कंडक्ट आज तक एक बार ही सवाल है, 2017 या 2018 का आया हुआ एक सवाल है, और सवाल में भी आपसे, ठीक है, सिंपल से एक सवाल है, फॉर्मूला बेस उसने पूछा हुआ है वो भी, लेकिन फिर भी कंडक्टिंग मीडियम पे नहीं पूछा यार, इसलिए मैं पढ़ाता भी नहीं हूँ। एक बार ही पूछा गया है, लेकिन तुम कह रहे हो तो मैं पढ़ा दूँ। तुम कहोगे सर कंडक्टिंग मीडियम पढ़ा दो, तुम पढ़ा दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। लेकिन पूछा एक बार ही सवाल, एक बच्चे ने कह भी दिया था कि सर कंडक्टिंग मीडियम का एक सवाल है, बिल्कुल एक सवाल आया बच्चे। डीसी और एसी सर्किट को मिला के एक सवाल कंफर्म मिल जाता है हमें देखने, ठीक है। इलेक्ट्रोडायनामिक लगभग कंप्लीट हो जाएगी, जैसे डीसी और एसी सर्किट कंप्लीट हो जाएगा तो इलेक्ट्रोडायनामिक का थ्योरी पार्ट लगभग कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद प्रैक्टिस करो, दबा के क्वेश्चन करो, जितने क्वेश्चन करोगे उतनी ज्यादा हेल्प आप लोगों को मिलेगी। कुछ बातें हैं जो मुझे पढ़ानी रहेंगी, वो मैं आपके साथ डिस्कस करता रहूंगा, ठीक है ना। क्लियर है क्या? कल अपन मुलाकात करते हैं, कल मिलते हैं, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए इतना ही। कोई सवाल कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, ठीक है, ठीक है। सर कोई बुक बताओ जैम के लिए। भाई पहले तो क्लास के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सोल्व कर लो, ठीक है, वो कर लिए हैं। उसके बाद भाई साहब क्या कर लो, क्या कहते हैं इसको, डीपीपी निकाल लो, ठीक है। फिर आपने क्या कहते हैं मॉक टेस्ट दे लो, जो भी रखे वो भी दे दिए हैं। फिर उसके बाद देखो, उसके बाद अगर आप कोई बुक अगर अभी एट प्रेजेंट फॉलो करना चाहो तो आप कर सकते हो। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के नाम से एक बुक आई है, एससी वर्मा सर की है, बीएससी वाले बच्चों के लिए, तो वो भी आप प्रीफर कर सकते हो पढ़ने के लिए, देखने के लिए, है ना। बाकी जैम के सारे सवाल आने चाहिए, जैम का एक सवाल कर लेना भाई। इलेक्ट्रोडायनामिक समझ आ रही है, आई भी है कि नहीं आई है?
क्वेश्चन करते रहो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने से ईएमएफ जनरेट होता है। अरे भाई यही तो फिजिकल मीनिंग है उसका यार, ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है उसका अपोज करने के लिए भाई। ठीक है, हेलो मेरे बच्चों, पेडब्ल्यू के अमेजिंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी बच्चों का स्वागत है। मेरा नाम रिंकू कौशिक, उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, आप अपने एग्जाम की बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो बिना किसी देरी के आज के सेशन की हम शुरुआत करते हैं। जो भी बच्चा कनेक्ट हो चुका है जल्दी से एक बार कमेंट करके बताएं क्या ऑडियो वीडियो परफेक्ट है, इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है ना। इसके रिगार्डिंग एक बार कमेंट कर दीजिएगा बच्चों, है ना। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून आप सभी लोगों को मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, आज हम बेसिकली मैग्नेटोस्टैटिक अपन स्टार्ट कर रहे हैं। मैग्नेटोस्टैटिक में आज हम मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना सीखेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैट मोटा मोटा हमने कवर कर दिया है। इलेक्ट्रोस्टैट के थोड़े से क्वेश्चन प्रैक्टिस है वो हम करते रहेंगे, बीच बीच में हम चलते रहेंगे और क्वेश्चंस भी हम लेते रहेंगे। आज बेसिकली मैग्नेटोस्टैटिक पे अपन चर्चा करने वाले हैं। मैग्नेटोस्टैटिक आज हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, लास्ट सेशन में 2 क्वेश्चन दिए थे आप लोगों को, उम्मीद आप लोगों ने किए होंगे, उनको आगे चल के डिस्कस करेंगे। आज हम केवल टॉपिक पढ़ेंगे जो एचडब्ल्यू दे रखा है वो नेक्स्ट क्लास में अपन देखेंगे, यानी कल जो क्लास होगी उसमें अपन देखेंगे। ऑडियो वीडियो के रिगार्डिंग एक बार कमेंट कर दो क्या वो ठीक है, उसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। लास्ट सेशन में क्वेश्चंस किए थे, है ना। आज हम पढ़ेंगे बाइट सर्किट लो क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर, हमारे पास कोई करंट कैरिंग वायर है उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना सीखेंगे। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग यानी शेप ऑफ आर, कोई भी शेप है, कोई भी आर्क की शेप है, ठीक है, उसमें करंट आई फ्लो कर रहा है और इसके सेंटर पे यानी ये जो सेंटर है इस पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी वो हम कैलकुलेट करना सीखेंगे। ठीक है, और इस पर हम क्वेश्चंस करेंगे। आज के इस सेशन में बस हम इतना ही पढ़ने वाले हैं और हम बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले बाइट सर्किट लो की हम बात कर लेते हैं। किसके बारे में बात कर लेते हैं, बाइट सर्किट। ठीक है, हमारे पास एक वायर है जिसमें करंट आई फ्लो कर रहा है और ये कोई पॉइंट है जहां हमें मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। कोई पॉइंट है, कोई भी पॉइंट ए। तो मैंने एक छोटा सा टुकड़ा लिया वायर का, मैंने वायर का एक छोटा सा टुकड़ा लिया, दैट इज दैट डीएल। ठीक है, और इस छोटे से टुकड़े में क्या फ्लो कर रहा है, करंट फ्लो कर रहा है। तो छोटे से टुकड़े की वजह से हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है यानी आर दूरी पर। तो कितना हुआ, ये जो एंगल है दैट इज थीटा। ठीक है, तो हमारे पास जो मैग्नेटिक छोटे से टुकड़े की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किसके प्रोपोर्शनलिटी में है भाई हमारे पास, बताओ। हमारे पास करंट इन द वायर, वायर में करंट जितना प्रेजेंट कर रहा है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी, जितना ज्यादा करंट होगा उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड में देखने को मिलेगी। तो मैग्नेटिक फील्ड किसके प्रोपोर्शनलिटी में है, डीएल sin थीटा, यानी जो लेंथ है वायर की, जो हमने टुकड़ा लिया है वो इनटू एंगल डीएल और हमारे पास जो आर है पोजीशन वेक्टर उसके बीच का एंगल है दैट इज थीटा। इस पर ये डिपेंड करती है थीटा पर। ठीक है, फिर हमने देखा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डिपेंड करती है 1/r², यानी ये छोटे से टुकड़े की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं वो जो दूरी है r इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जितना ज्यादा ये पॉइंट दूर होता चला जाएगा मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ उतनी वीक होती चली जाएगी, जितना ज्यादा पॉइंट क्लोज आता चला जाएगा मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो स्ट्रांग होती चली जाएगी। ठीक है, चलो तो हम इसको कंबाइन करते हैं तो हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड मिलती वो किसके प्रोपोर्शनलिटी में आई, आई डीएल sin थीटा डिवाइडेड बाय r²। अब ये प्रोपोर्शनलिटी है हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी है। ठीक है ना, अब इसको हटाने के लिए किसी कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई किया जाता है, तो हम कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं। dv = म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल sin थीटा डिवाइडेड बाय r², दैट इज द मैग्नेटिक फील्ड। ये हमारे पास एक छोटा सा टुकड़ा है, उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ये है हमारे पास। ठीक है, एक छोटे से टुकड़े, इसको मैं जरा वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहता हूं क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो मैंने इसको मॉडिफाई करके ऐसे लिख दिया म्यू नॉट आई। ठीक है, यहां पर आया हमारे पास dl क्रॉस r कैप। ठीक है, dl हमारे पास dl क्रॉस r कैप डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r²। दैट इज द मैग्नेटिक फील्ड। ये हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड आई है किसकी वजह से, इस छोटे से टुकड़े डीएल लेंथ की वजह से, इस छोटे से टुकड़े डीएल लेंथ की वजह से। ठीक है, ये जो हमारे पास छोटा सा टुकड़ा माना है जिसमें करंट आई फ्लो कर रहा है, छोटे से टुकड़े की वजह से यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो कितनी होगी, थोड़ी सी मैग्नेटिक फील्ड होगी। लेकिन आपको नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है उस पूरी वायर के लिए, तो आपको इंटीग्रेट करना होगा। तो आपको क्या करना होगा, इंटीग्रेट। तो इंटीग्रेट करेंगे, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देंगे, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास जो आई होगी आई म्यू नॉट आई डीएल क्रॉस r कैप डिवाइडेड बाय 4 पाई r²। दैट इज द नेट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर। हमारे पास एक वायर है, इसकी वजह से जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है वो ये आई। ठीक है, अब देखो क्लोज प्रोडक्ट है, यहां पे एक एंगल थीटा है, यानी इसको अगर हम लिखना चाहें, अगर मैं केवल मैग्नीट्यूड की बात करूं, देखो मैं यहां पर लिख रहा हूं, ध्यान से देखना। हमारे पास ये कोई वायर थी, ठीक है, बहुत बढ़िया, ये हमारे पास कोई वायर थी। ठीक है, और हमने एक छोटा सा टुकड़ा लिया, ये करंट आई फ्लो कर रहा है, छोटा सा टुकड़ा कितना लिया डीएल। तो डीएल को हम किस डायरेक्शन में लेंगे, छोटा सा टुकड़ा डीएल है तो डीएल एक वेक्टर क्वांटिटी की तरह ले रहे हैं, तो डीएल को हम करंट की डायरेक्शन में लेंगे और इस डीएल की वजह से ये कोई लोकेशन है r और ये जो डायरेक्शन बनी r कैप, ये कोई पॉइंट है जहां मैग्नेटिक फील्ड करेंगे छोटे से टुकड़े के लिए। तो छोटे से टुकड़े के लिए मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास क्या आई म्यू नॉट आई डीएल क्रॉस r कैप डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r²। अब डीएल क्रॉस r क्रॉस प्रोडक्ट है ना। ठीक है, तो हम ये जो एंगल है दैट थीटा, तो मुझे एक बात बताओ, अगर मुझे ये लिखना हो डीएल क्रॉस r कैप तो क्या मैं लिख सकता हूं, इसका मैग्नीट्यूड डीएल इनटू में इसका मैग्नीट्यूड 1 इनटू में, मुझे एक बात बताओ एंगल कितना है इन दोनों के में, अरे क्रॉस प्रोडक्ट है ना, एंगल कितना है डीएल और r के बीच में एंगल इनटू में sin थीटा और डायरेक्शन क्या होगी n कैप।
जो भी डायरेक्शन है वेक्टर क्वांटिटी है तो बेसिकली क्या बना डीएल sin थीटा बना। तो बेसिकली क्या बना थीटा, तो थीटा बेसिकली यहां पर है क्या, थीटा इज एंगल बिटवीन डीएल एंड आर कैप, डीएल एंड आर कैप। तो यही मैं आपको यहां पे बताना चाह रहा था कि जब हम इसको केवल ठीक है छोटे से वायर की वजह से ये हमारे पास आया, छोटी सी वायर की वजह से हमारे पास आया, ठीक है। ठीक है, अगर आपको नेट पूरी वायर के लिए लिखना है तो पूरी वायर के लिए लिखोगे तो ये हमारे पास आया इंटीग्रेशन म्यू नॉट आई, ठीक है, डीएल क्रॉस आर कैप डिवाइडेड बाय 4 पाई, एप्सिलॉन नॉट नहीं आएगा भाई, 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये रहा, अरे एप्सिलॉन नॉट नहीं आएगा भाई, गलती से लिख दिया मैंने, ठीक है, ध्यान से देखो। एप्सिलॉन नॉट नहीं आएगा ना, गलती से लिख दिया। डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी में हमने किससे मल्टीप्लाई किया था, दोबारा से एक बार इसको कर देते हैं। 4 पाई आर स्क्वायर, देखो ये हमने डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी को हमने इस कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, ये हमारे पास है, दैट इज द 4 पाई आर स्क्वायर। एक तो लेकिन पूरी वायर के लिए लिखना है तो हमारे पास पूरी वायर के लिए जो अपन लिख रहे हैं तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, ये है, दैट इज द नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ए। ये कोई ए पॉइंट है, यहां पर ये हमारे पास कोई वायर थी जिसमें करंट फ्लो कर रहा था आई, तो उसकी वजह से ए पॉइंट पर जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है हमारे पास ये है, दैट इज द नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ए। लेकिन अगर मुझे क्या है, देखो यहां से ध्यान से देखना, अगर मेरे को इसको, अगर मुझे अब इसमें मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन, डायरेक्शन को देते हैं डेल एल क्रॉस आर कैप, यहां पर जो डायरेक्शन देता है, यहां पर हम डायरेक्शन की बात करें, यहां पर जो हमें डायरेक्शन मिलती है, यहां पर हमें क्या मिलती है डायरेक्शन, तो डायरेक्शन हमें किसकी वजह से मिलती है, इसकी वजह से डेल कैप क्रॉस आर कैप हमें क्या बताएगा, डायरेक्शन बताएगा, यूनिट वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट हमें डायरेक्शन देता है। लेकिन अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं तो मैग्नीट्यूड कितना होगा, म्यू नॉट आई डीएल sin थीटा डिवाइडेड बाय 4 पाई आर स्क्वायर, दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है, ठीक है, क्लियर। यहां पर ध्यान से देखना, यहां पर हमने थीटा लिया तो थीटा क्या है, थीटा इज एन एंगल बिटवीन डीएल वेक्टर एंड आर वेक्टर, पोजीशन और डीएल के बीच का एंगल है हमारे पास। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि डीएल को हम कौन से डायरेक्शन में लेंगे, डीएल टेक्स इन करंट डायरेक्शन, इन करंट डायरेक्शन, डीएल को हम हमेशा करंट की डायरेक्शन में लेंगे। तो ये दो जरूरी बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो हम मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है ना। एक तो इस फॉर्मूले से डायरेक्ट अपन मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों निकाल सकते हैं, ठीक है। और दूसरा हम यहाँ पर यानी अगर केवल मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना हो तो मैग्नीट्यूड जो है वो हम इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड को किस यूनिट में मेजर किया जाता है, यूनिट की बात करें तो बताओ टेस्ला और टी से हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड को टेस्ला में हम मेजर करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। ये हमारे पास सिंपल है, कोई भी करंट कैरिंग वायर है तो अपने चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करती है, करंट कैरिंग वायर क्या प्रोड्यूस करती है, अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड जो है उसको प्रोड्यूस करती है, ठीक है। अब ध्यान रखना, अब मैं अगर मुझे डायरेक्शन निकालनी हो तो डायरेक्शन में यहां से निकाल सकता हूं, डीएल क्रॉस आर, डीएल क्या क्रॉस आर, तो डीएल क्या यूनिट वेक्टर, डीएल आर क्या पोजीशन बोला, तो यानी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, इनवर्ड, तो डीएल क्रॉस से मैं क्या बता सकता हूं, डायरेक्शन बता सकता हूं और मैग्नीट्यूड हम निकाल ही सकते हैं, क्लियर है। यहां से देखो डीएल, अब यहां पर मैग्नेटिक फील्ड या तो ऐसे मैग्नेटिक, ध्यान रखना इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकाल सकते हैं। एक दूसरा मेथड और है कि आपको जब भी डायरेक्शन निकालनी हो, बाय सेवरेट लॉ में जब भी डायरेक्शन निकालनी हो तो आप राइट हैंड रूल यूज करेंगे। मैं अभी उसी के बारे में बात कर रहा हूं, ठीक है। बाय सेवरेट लॉ हमारे पास है, बाय सेवरेट लॉ, और आपको मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। तो मैग्नेटिक फील्ड का हमारे पास बेसिकली फॉर्मूला क्या आया, ये आया म्यू नॉट आई डीएल क्रॉस आर कैप डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सॉरी 4 पाई आर स्क्वायर, ये हमारे पास, और इंटीग्रेशन ये हमारे पास, ठीक है। तो यहां से हमें डायरेक्शन मिल जाती है डीएल क्रॉस आर से भी। अगर मुझे डायरेक्शन चाहिए और मैग्नीट्यूड चाहिए, अगर मैग्नीट्यूड चाहिए और डायरेक्शन चाहिए इसके लिए, तो मैग्नीट्यूड सिंपली हमारे पास ये बन गया म्यू नॉट आई डीएल sin थीटा डिवाइडेड बाय 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अगर मुझे डायरेक्शन चाहिए कि डायरेक्शन में है तो हम डायरेक्शन किससे बताएंगे, क्रॉस प्रोडक्ट से, यानी डीएल कैप क्रॉस आर कैप, ये हमें क्या देगा, डायरेक्शन देगा, ये हमें डायरेक्शन देगा, ये हमारे पास हो गया मैग्नीट्यूड, ये हमारे पास क्या हो गया मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो डायरेक्शन हम इस तरीके से भी निकाल सकते हैं क्रॉस प्रोडक्ट की सहायता से। दूसरा हमारे पास, ठीक है। अब देखना दूसरा हमारे पास जो तरीका है वो आप लोगों को बता रहा हूं, ठीक है। बाय सेवरेट लॉ लगाना है तो कभी भी आपको मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कैलकुलेट करनी है तो म्यू नॉट आई डीएल sin थीटा से आप स्ट्रेंथ निकाल सकते हैं, लेकिन आपको चाहिए डायरेक्शन, तो आपको दूसरा, एक तो मैग्नीट्यूड और दूसरी हमें क्या चाहिए, डायरेक्शन। ये हमने मैग्नीट्यूड के बारे में बात करी, यानी कितनी स्ट्रेंथ है और किस डायरेक्शन में है। दूसरा हमें चाहिए डायरेक्शन, तो डायरेक्शन हम किससे, राइट हैंड थंब रूल से हम बताते हैं। तो डायरेक्शन हम यहाँ किससे बताते हैं भाई, डायरेक्शन की अगर चर्चा करें तो राइट हैंड थंब रूल, ये हमारे पास डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड को बताने के लिए, ठीक है। कैसे बताते हैं, ध्यान से सुनो इस बात को, कैसे बताते हैं ध्यान से सुनो, जैसे ध्यान से सुनो, ये हमारे पास कोई करंट कैरिंग वायर है और हमने एक छोटा सा टुकड़ा माना, ये डीएल की डायरेक्शन क्या लेंगे, जो करंट की डायरेक्शन होगी बेसिकली, है ना। चलो ना, ये हमारे पास डीएल हो गया और ये कोई दूरी है और ये एंगल बना बीच में थीटा, और इस पॉइंट पर आपको मैग्नेटिक फील्ड बतानी है कितना होगा, इस ओ पॉइंट पर या फिर इस ए पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड बतानी है। तो डायरेक्शन, तो राइट हैंड रूल से आप डायरेक्शन बताओगे, कैसे बताओगे, अपना राइट हैंड लो, लिख लेना डायरेक्शन के लिए जो मेथड है, अपना राइट हैंड उठाओ मेरे साथ, अपना राइट हैंड उठाओ, ये फिगर बनाओ, बना दिया। आपको क्या करना है, जिस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, ये राइट हैंड ले लिया तो मुट्ठी बंद है, ठीक है। सबसे पहले अंगूठा जो है वो करंट की डायरेक्शन में रखो, करंट ऊपर फ्लो कर रहा है कि नीचे, ऊपर की तरफ, ठीक है। लिखो राइट हैंड रूल में अपना अंगूठा करंट की डायरेक्शन में रखना है, जिस पॉइंट पर आपको कैलकुलेट करना है उधर उंगली को फैला दो, वो पॉइंट इधर है कि इधर है, वो पॉइंट इधर है तो उधर उंगली को फैला दो, फैला दिया, वहां पे 90 डिग्री का रोटेशन दे दिया, जो उंगली की डायरेक्शन आई वही मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, इनवर्ड। अगर मैं ए पॉइंट पर नेट मैग्नेटिक फील्ड लिखना चाहता हूं तो आएगा म्यू नॉट आई डीएल sin थीटा डिवाइडेड बाय 4 पाई आर स्क्वायर, डायरेक्शन कैसे पता चली, इनवर्ड। तो ये तो मैग्नीट्यूड हो गया और ये डायरेक्शन, राइट हैंड थंब रूल से। अपना राइट हैंड लो अभी प्रैक्टिस करेंगे, फिर से रिपीट कर रहा हूं आपको सिखाने के लिए, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्शन ये ज्यादा आसान रहती है, ये भी आना चाहिए, ये भी आना चाहिए, दोनों आना चाहिए, है ना। मैं दोनों आपको सिखा देता हूं ना। तो अपना राइट हैंड लो, गुरुदेव राइट हैंड ले लिया, अंगूठे को करंट की डायरेक्शन में रखो, गुरुदेव अंगूठे को करंट की डायरेक्शन में रख दिया, जिस पॉइंट पर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है उधर उंगली को फैला दो, फैला दिया, जिधर आपको मैग्नेटिक फील्ड, जिस पॉइंट पर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी, पॉइंट का इधर है, तो उस तरफ उंगली को फैला दो, हाथ को फैला दो, ऐसे उंगली को स्ट्रेट कर दो, कर दिया। अब 90 डिग्री का रोटेशन दे दो, दे दिया, तो 90 डिग्री का रोटेशन दिया तो मुझे किधर अंदर गिरा, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हुई, इनवर्ड। अब इसी से और भी एग्जांपल करते हैं, डायरेक्शन निकालना सीखेंगे। पहले कुछ क्वेश्चंस करेंगे डायरेक्शन के, ताकि समझ में आ जाए कि डायरेक्शन कैसे लिख रहे हैं, क्योंकि बच्चों को बड़ी तकलीफ होती है। ये वायर है हमारे पास, इसमें करंट फ्लो कर रहा है आई, और ये कोई पॉइंट है ए, कितनी दूरी पर है हमारे पास, ये पॉइंट है हमारे पास आर दूरी पर है, ए पॉइंट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी बताओ, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। फिर से अपना राइट हैंड लो ले लिया, करंट की डायरेक्शन में अंगूठे को रख दिया, जिस पॉइंट पर निकालना उधर उंगली को फैला दो, फैला दिया, 90 डिग्री का रोटेशन, यानी उंगली किधर गई, इनवर्ड, यानी अंदर की तरफ। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर आई, ए पॉइंट पर, इनवर्ड।
ए पॉइंट की बात करें, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ये रहा, हमारे पास एक वायर है, ये रही, जिसमें करंट कितना है आई, ठीक है, और ये कोई पॉइंट है हमारे पास, ये कोई पॉइंट ए है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताओ क्या होगी। अपना राइट हैंड लो, ले लिया, करंट की डायरेक्शन में अंगूठे को रखो, रख दिया, जिधर पॉइंट है उधर उंगली को फैला दो, फैला दिया, यहाँ से 90 डिग्री का रोटेशन चलाने के बाद उंगली को 90 डिग्री का किधर आ रही उंगलियां बाहर की तरफ, यानी डायरेक्शन कितना हुआ इस ए पॉइंट पर। अगर मैं डायरेक्शन की बात करूं तो इस ए पॉइंट पर किधर हुआ, आउटवर्ड, किधर हुआ, आउटवर्ड, ठीक है। नंबर थर्ड क्वेश्चन ये लो, ये हमारे पास वायर है जो अंदर की तरफ जा रहा है, करंट कितना है आई, और ये कोई पॉइंट ए है जहां पर आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बतानी। वायर इनफाइनाइट वायर है जो अंदर की तरफ जा रहा है, क्रॉस का मतलब होता है इनवर्ट, जिसमें करंट आई है। वायर है जो अंदर की तरफ जा रही है, ये कोई ए पॉइंट है जहां आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बतानी है, बताओ किधर होगी भाई। इस वायर और आर के बीच में एक लाइन ये बनेगी परपेंडिकुलर है। अब फिर से भाई अपना राइट हैंड लो, ले लिया, वायर के अंदर करंट किधर है, अंदर की तरफ, अंगूठा रख दो अंदर की तरफ, रख दिया भाई, जिस पॉइंट पर निकालना है उधर उंगली को फैला दो, पॉइंट क्या है हमारे पास ये रहा, तो हम उंगली को देखो, राइट हैंड लिया, अंगूठा करंट की डायरेक्शन में रखा, जिस पॉइंट पर निकालना है उधर उंगली को फैला दिया, 90 डिग्री का रोटेशन दिया, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, ये आई, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है। अगला क्वेश्चन, ठीक है, ये हमारे पास कोई पॉइंट है, ठीक है, करंट कितना है आई नोट, और ये हमारे पास कोई दूरी है, ठीक है, ये पॉइंट ए है आर दूरी पर, तो इस ए पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। डॉट का मतलब होता है आउटवर्ड, याद रखना, स्रोत का मतलब होता है इनवर्ड, यानी जो वायर है वो अंदर की तरफ जा रही है, जो प्लेन आपको दिखाई, जो स्क्रीन आपको दिखाई दे रही है अंदर की तरफ जा रही है। डॉट का मतलब होता है आउटवर्ड, यानी मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है, जो ये स्क्रीन आपको दिखाई दे रही है बाहर की तरफ आ रही है। तो बताओ क्या हो गया भाई, केवल मैग्नेटिक फील्ड की बात करूं, इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों लिया यार बीच में, करंट कैरिंग वायर की वजह से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होती है यार, अभी मैं मैग्नेटोस्टैटिक बता रहा हूं, यानी करंट सैचुरेशन करंट फ्लो कर रहा है वायर में, तो तुम अलग ही चलते हो यार, इलेक्ट्रिक फील्ड की बताओ। अपना राइट हैंड लो, ले लिया, ठीक है, करंट की डायरेक्शन में अंगूठे को रखो, रख दिया, जिस पॉइंट पर निकालो उंगली को फैला दो, फैला दिया, 90 डिग्री का रोटेशन दो, ले लिया, ये वाली डायरेक्शन। आगे और भी क्लियर होगा, इनिशियल फेज में आप ऐसे ही समझते चलोगे, दैट इज द डायरेक्शन, ठीक है, ये हमारे पास आ गया, ठीक है, ठीक है, तो दैट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो उम्मीद करता हूं मैग्नेटिक फील्ड आप डायरेक्शन लिख पाओगे। करोगे मैं सवाल आ जाऊं सीधा, अब हम आ जाए सीधा, ठीक है, चलो। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग फाइनाइट वायर, ठीक है, हमारे पास वायर कैसी है, ये फाइनाइट वायर है, यहाँ पे लिख लो एक फाइनाइट वायर, ठीक है, मैं लिख देता हूँ यहाँ करंट कैरिंग फाइनाइट वायर, ठीक है, हमारे पास क्या है, करंट कैरिंग फाइनाइट वायर है, ठीक है, करंट कैरिंग फाइनाइट वायर, ठीक है। अब करते हैं हमारे पास एक फाइनाइट वायर, यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक किसी को डाउट है तो प्लीज पूछो, और ऐसा कुछ मैंने यहाँ पे अभी तक पढ़ाया नहीं कि आपको समझना है, शाबाश बताओ। फिर मैं आगे चलता हूँ, मेन मुद्दे पे आता हूँ। मेरे पास एक फाइनाइट वायर का टुकड़ा है, ये रही एक फाइनाइट वायर जिसमें करंट कितना है आई, और ये कोई पॉइंट है जहां आपको क्या कैलकुलेट करना है, मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है इस ए पॉइंट। तो आप कैलकुलेट कैसे करें, कैसे कैलकुलेट करें, तो जो पॉइंट ए है, जो वायर है, उस पर परपेंडिकुलर डालो, ये डाल दिया, क्या डाला, ये परपेंडिकुलर, दैट इज द परपेंडिकुलर, ठीक है, 90 डिग्री, बहुत बढ़िया। तो आपने छोटा सा टुकड़ा लिया भाई, आपने एक छोटा सा टुकड़ा लिया, हमारे पास एक वायर थी, फाइनाइट वायर, ठीक है, स्ट्रेट वायर बन जा भाई, ठीक है, ये ठीक है, ये वायर है जिसमें करंट कितना है आई, और ये कोई पॉइंट है जहां हमें कैलकुलेट करना है ए पॉइंट। तो मैंने क्या डाला, परपेंडिकुलर डाला, और इस डिस्टेंस को क्या बोल दिया, आर बोल दिया, डी बोल दिया, क्योंकि हम डी लिखते हैं तो ये जो डिस्टेंस बनी दैट इज द डी। तो मुझे मैं इस वायर की वजह से ए पॉइंट पर क्या कैलकुलेट करनी है, मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है, छोटा सा वायर का टुकड़ा लो। तो मैंने एक छोटा सा वायर का टुकड़ा लिया, ये रहा हमारे पास छोटा सा वायर का टुकड़ा, यहाँ ले लिया मैंने, ये लिया, कितनी दूरी पर, ओ पॉइंट से, ये पॉइंट ओ है, ओ से वाई दूरी पर, और इसकी लंबाई कितनी ली, डी वाई, ठीक है, तो डी वाई हमारे पास बहुत बढ़िया। इस वायर की वजह से इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड होगी, बिल्कुल होगी। तो ये जो डिस्टेंस बनेगी दैट इज द आर, बनेगी नहीं बनेगी, बिल्कुल बनेगी। तो मुझे बात बताओ, ये एंगल कितना माना है मैंने, थीटा माना, दैट इज द एंगल थीटा, ये हमारे पास कैसा एंगल है भाई, ये एंगल है थीटा, ठीक है, थीटा एंगल है हमारे पास, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब मुझे बताओ छोटे से टुकड़े की वजह से इस ए पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड होगी कि नहीं होगी, कितनी होगी, डीबी फार्मूला क्या है, छोटे से टुकड़े की वजह से म्यू नॉट आई डीएल sin ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय 4 पाई आर स्क्वायर, ये हमारे पास फार्मूला है। आर क्या बना, डिस्टेंस, ये हो गया आर, ठीक है, और ये एंगल हमारे पास क्या है, देखो ये किसकी डायरेक्शन ले ली मैंने, दैट इज द डी वाई, यानी डीएल की डायरेक्शन, तो ये एंगल क्या बना हमारे पास थीटा डैश, क्योंकि ये थीटा लिया तो थीटा डैश। तो इस फार्मूले में लिखूंगा तो म्यू नॉट करंट कितना है में आई, ठीक है, डीएल छोटा सा लेंथ कितना है हमारे पास डी वाई, तो फार्मूले के अकॉर्डिंग म्यू नॉट आई डी वाई, एंगल कितना इन दोनों के बीच में sin ऑफ थीटा डैश डिवाइडेड बाय दूरी कितनी है हमारे पास आर, तो ये कितना है 4 पाई आर स्क्वायर, दैट इज द मैग्नेटिक फील्ड। इस छोटे से टुकड़े की वजह से इस ए पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ये है। लेकिन मैं पूरी वायर, अब मुझे बताओ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। अरे भाई मैंने आप लोगों को तरीका बताया था डायरेक्शन लिखने के लिए, तो करंट की डायरेक्शन में अंगूठा को जिस पॉइंट पर निकालना उधर उंगली को फैला दो, 90 डिग्री का रोटेशन देते हो, यानी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इनवर्ड है। दूसरा डीएल क्रॉस आर से भी लिख सकते हैं, डीएल की डायरेक्शन क्या है, ये आर की डायरेक्शन क्या बनेगी, तो डीएल क्रॉस आर की डायरेक्शन से भी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, इनवर्ड है। यानी मैग्नेटिक फील्ड अगर मैं नेट लिखना चाहूं तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हमारे पास यहाँ क्या देखने को मिली, इनवर्ड देखने को मिली, छोटे छोटे। लेकिन पूरी वायर के लिए निकालना है तो हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। तो इंटीग्रेशन कर देंगे तो नेट मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास म्यू नॉट आई डी वाई डिवाइडेड बाय 4 पाई आर स्क्वायर sin ऑफ थीटा डैश, डायरेक्शन क्या है, इनवर्ड, अंदर की तरफ होगी, ठीक है। तो यानी कहीं पर भी छोटा सा टुकड़ा ले लो, सबकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड ही होगी। केवल मैग्नीट्यूड के बारे में ले लेते हैं, तो म्यू नॉट आई डी वाई sin ऑफ थीटा डैश डिवाइडेड बाय 4 पाई आर स्क्वायर। अब देखो इंटीग्रेट करना है, डी वाई यानी वाई एक वेरिएबल है, ये जो वाई हमारे पास एक वेरिएबल बना, बहुत बढ़िया। आर जो है वो भी वेरिएबल बना, अरे भाई आर की वैल्यू बढ़ रही है देखो, क्योंकि वाई बढ़ेगा तो आर भी बढ़ेगा, तो आर भी हमारे पास वेरिएबल बना, ठीक है। यहाँ पर देखो आर की वैल्यू क्या है हमारे पास, ये है ना, आर इज इक्वल टू अंडर रूट वाई स्क्वायर जमा डी स्क्वायर, तो आर भी वेरिएबल है, आर अलग फॉर्म में है, वाई अलग है, और जो एंगल है थीटा डैश वो भी वेरिएबल है, लेकिन तीन वेरिएबल होंगे। अब इनको एक ही वेरिएबल में कन्वर्ट करना हो
तो एक ही वेरिएबल में कन्वर्ट कैसे करेंगे, ध्यान से सुनना भाई, ठीक है। ये हमने बोल दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। अब ये एंगल थीटा है, ये कितना है 90 डिग्री, तो ये एंगल कितना बन गया 90 माइनस थीटा, इन तीनों का सम 180 डिग्री होना चाहिए। ट्रायंगल का सम कितना होता है 90 90 माइनस थीटा प्लस थीटा कितना बन गया हमारे पास 180, तो ये एंगल कितना बन गया 90 माइनस थीटा। स्ट्रेट लाइन पे कितना सम होता है 180 डिग्री। तो मुझे एक बात बताओ, यहाँ से थीटा डैश की वैल्यू हमें निकालनी है, तो हमारे पास यहाँ से क्या है थीटा डैश प्लस में 90 माइनस थीटा किसके बराबर है 180 डिग्री के बराबर है, ठीक है। तो हमारे पास थीटा डैश की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 180 माइनस 90 प्लस थीटा, तो हमारे पास थीटा डैश की वैल्यू बेसिकली कितनी आ गई 90 प्लस थीटा, एक ही आई इक्वेशन नंबर सेकंड, यानी हम थीटा डैश यहाँ पे पुट करते हैं। दूसरा dy, ट्रायंगल देखो ये a है, ये पॉइंट o है और इसको हमने b बोल दिया, इसको हमने क्या बोल दिया b। तो इन ट्रायंगल यहाँ देखो, इन ट्रायंगल AOB, तो AOB आ गया हमारे पास। अब देखो AOB में हमें क्या चाहिए y चाहिए ना, तो टेंजेंट थीटा, तो टेंजेंट थीटा क्या होगा हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी y बाई d, ये बनेगा। तो यहाँ से हमारे पास y की वैल्यू क्या आ गई d tan थीटा, ठीक है। यहाँ से tan थीटा इज इक्वल टू y बाई d, तो हमारे पास y क्या आ गया d tan थीटा। अब देखो एक वेरिएबल में निकालना है, यहाँ पर थीटा डैश को भी थीटा में ले आया, तो y कौन थीटा के फॉर्म, यानी dy चाहिए तो dy मैंने यहाँ लिख दिया, तो dy हमारे पास क्या बना d secant स्क्वायर थीटा d थीटा, ये आ गया हमारे पास, ठीक है। इक्वेशन नंबर सेकंड। अब ध्यान से देखो r तो इसी ट्रायंगल में, ठीक है, इन ट्रायंगल AOB, इसके अंदर cos थीटा, क्योंकि r चाहिए cos थीटा की वैल्यू देखो, cos थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी हमारे पास क्या बन गया d बाई r, तो हमारे पास r की वैल्यू कितनी आ गई d secant थीटा, इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। ये आ गया इक्वेशन, ये आ गया 3 और ये बन गया 4। इक्वेशन 2 3 4 पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन 2 3 4 पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। पहली इक्वेशन में हम इसको रख देंगे, तो रखेंगे तो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड कितनी बनेगी म्यू नॉट i इनटू में dy की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा dy d secant स्क्वायर थीटा d थीटा इनटू में sin 90 प्लस थीटा डिवाइडेड बाय 4 पाई i स्क्वायर, यानी d स्क्वायर secant स्क्वायर थीटा, secant स्क्वायर थीटा से ये कटा, d से ये कटा, तो मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास बेसिकली क्या ही आई म्यू नॉट i, ठीक है, म्यू नॉट i sin 90 प्लस थीटा, sin सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास क्या होता है पॉजिटिव, कितना है cos थीटा d थीटा डिवाइडेड बाय 4 पाई, बचा के हमारे पास d बचा। अब इसको इंटीग्रेट करना है, तो म्यू नॉट i डिवाइडेड बाय 4 पाई d बाहर आ गया, अंदर क्या बच गया हमारे पास cos थीटा d थीटा, यानी थीटा के रिस्पेक्ट में बेसिकली हम इसको इंटीग्रेट करना है। तो ये हमारे पास अगर थीटा है तो ये छोटा सा, ये हमारे पास जो छोटा सा टुकड़ा बनेगा ये क्या बनेगा दैट इज द d थीटा बेसिकली, ठीक है ना। लेकिन मुझे क्या निकालना है, देखो थीटा है तो छोटा सा डिवाइड छोटा सा d थीटा, अब मुझे क्या निकालना है थीटा की फॉर्म इंटीग्रेट करना है। तो थीटा कहां से मेजर कर रहा हूं, ये जो परपेंडिकुलर लाइन डाली है यही हमारे पास रेफरेंस लाइन है भाई, रेफरेंस लाइन, इसे हम थीटा को मेजर करेंगे। तो थीटा यदि टॉप मोस्ट फाइनाइट वायर है तो टॉप मोस्ट ये एक वैल्यू बनेगी, इसके साथ जो ये एंगल बना इस एंगल को बोला थीटा रेफरेंस क्लॉकवाइज। दूसरा लोअर मोस्ट के साथ जो एंगल बना हमारे पास, ये जो एंगल बना इसको एंगल को हमने बोला थीटा। तो इंटीग्रेट कहां से कहां तक माइनस थीटा 2 से थीटा, ठीक है। तो b की वैल्यू हमारे पास क्या आई म्यू नॉट i अपॉन 4 पाई d, ठीक है। cos थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है हमारे पास sin थीटा, ठीक है, माइनस थीटा 2 और ये थीटा, ये वैल्यू पुट कर देंगे। जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो नेट मैग्नेटिक फील्ड आई म्यू नॉट i अपॉन 4 पाई d, ठीक है, sin ऑफ थीटा 1 प्लस sin ऑफ थीटा 2, दैट इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए फाइनाइट वायर। तो रिजल्ट क्या आया है, ध्यान से देखना, ये हमारे पास एक फाइनाइट वायर का टुकड़ा था और ये कोई पॉइंट है जहां हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो इस पर क्या डालो परपेंडिकुलर 90 डिग्री, और यही लाइन क्या बनेगी रेफरेंस लाइन, दैट इज द रेफरेंस एंगल मेजर करने के लिए रेफरेंस लाइन। टॉप मोस्ट के साथ जो एंगल बनेगा वो कहलाएगा थीटा, लोअर मोस्ट के साथ जो एंगल बनेगा ये हमारे पास आया, लोअर मोस्ट के साथ जो एंगल बनेगा वो थीटा 2 कहलाएगा। तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड आई ए पॉइंट पर वो कितनी आई म्यू नॉट, जो वायर में करंट है, करंट कितना है आई म्यू नॉट i अपॉन 4 पाई d, d क्या है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दैट इज द d, d हमारे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ठीक है, sin ऑफ थीटा 1 प्लस sin ऑफ थीटा 2, ठीक है ये आई। तो यहाँ पे याद रखना d क्या है, इट इज एन परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इट इज एन परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन करंट कैरिंग फाइनाइट वायर, बिटवीन करंट कैरिंग फाइनाइट वायर एंड पॉइंट ए, जो पॉइंट है जहां पर हमें कैलकुलेट करना है मैग्नेटिक फील्ड, उस पॉइंट ए और जो वायर है उसके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो किस डायरेक्शन में होगी, करंट अपना राइट हैंड लो, करंट की डायरेक्शन में क्या करो भाई अंगूठे को रखो, तो हमने करंट की डायरेक्शन में अंगूठे को रख दिया, जिस पॉइंट पे निकालना उधर उंगली को फैला दो 90 डिग्री का रोटेशन यानी इनवर्ट, यानी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या आ गई यहां से इनवर्ट। तो हम डायरेक्ट इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं जब भी हमारे पास कोई फाइनाइट वायर होगी, तो इस फॉर्मूले का डायरेक्ट यूज करके हम मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं। इसलिए मैंने करवाया है ताकि ये रिजल्ट बहुत जगह यूज हो जाता है, मल्टीपल टाइम्स हमें इस रिजल्ट हम यूज करते हैं मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करने के लिए। क्लियर है क्या, आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया, आगे चलूं मैं। छोटे देखो वायर सेपरेट लो ऐसा है, तो ऐसा भी कैसे भी वायर हो, मैं आपको बता देता हूं, ये जो हमने लो सीखा है ना, ये मैग्नेटिक फील्ड लिखने का जो ये सीखा है, ये वाला जो फॉर्मूला सीखा, कैसा भी वायर का टुकड़ा हो, तो कैसा भी वायर का टुकड़ा हो, किसी भी शेप का हो, तो इस फॉर्मूले से हम मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी का यूज करके मैंने ये रिजल्ट निकाला है कि भाई कोई फाइनाइट वायर है, ठीक है, ये हमारे पास कहां चला गया, ये तो ये कोई फाइनाइट वायर लिया जिसमें करंट आई था, इसका यूज करके मैंने वायर सेपरेट लो लगाया, तो उसका यूज करके मेरे पास ये रिजल्ट आया। तो इस रिजल्ट का हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पे अब आप लोगों के सामने स्टार्ट होता है पहला एग्जांपल। आज जितना अभी तक जितना पढ़ाया है उसमें अगर किसी को कोई डाउट है तो प्लीज पूछे, नहीं फिर अपन आगे चलते हैं। चलो है ना, चलो पहला सवाल फाइंड आउट नेट मैग्नेटिक फील्ड, फाइंड आउट नेट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग इनफाइनाइट वायर, ठीक है। आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, ये हमारे पास इनफाइनाइट वायर है, ठीक है, करंट कितना है आई है हमारे पास, आई मान लेते हैं, आई नोट मान लो, और ये कोई डिस्टेंस है r, तो r दूरी पर आपको नेट मैग्नेटिक फील्ड बतानी है क्या होगी। बड़ा ही सिंपल सा फॉर्मूला क्या है हमारे पास भाई, फाइनाइट वायर ये म्यू नॉट i अपॉन 4 बाई d, ठीक है, sin ऑफ थीटा 1 प्लस sin ऑफ थीटा 2, तो थीटा 1 थीटा 2। अब देखो ये जो लाइन डाली है तो परपेंडिकुलर डाली है, ठीक है, परपेंडिकुलर, इसे पॉइंट पर निकालना है, तो यानी बेसिकली d किसके बराबर हो गया, r के बराबर। अब ये जो लाइन डाली है, ये क्या बना हमारे पास रेफरेंस लाइन बनी, यानी इसी के रिस्पेक्ट में एंगल को मेजर करेंगे, तो टॉप मोस्ट के साथ एंगल को जब अपन मेजर करेंगे तो थीटा बढ़ता चला जाएगा, तो थीटा की वैल्यू कितनी हुई, थीटा 1 = 90 डिग्री। इसी तरीके से
ये देखो लोअर मोस्ट के साथ इनफाइनाइट वायर है हमारे पास, तो एंगल बढ़ता चला जा रहा है, तो हमारे पास एंगल यानी ये एंगल कितना बन गया यहाँ से यहाँ तक थीटा 2 इक्वल टू 90 डिग्री, तो थीटा 1 थीटा 2 90 डिग्री, तो यानी ए पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो क्या होगी म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर साइन ऑफ 90 प्लस साइन ऑफ 90, क्योंकि एक क्लॉकवाइज मेजर करेंगे एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो थीटा 1 भी हमारे पास 90 डिग्री और थीटा 2 भी हमारे पास 90 डिग्री, ठीक है। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट पर कितना है, ये है म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, डायरेक्शन क्या होगी इनवर्ट, राइट हैंड थंब, क्या लगा दिया राइट हैंड थंब। तो इनफाइनाइट वायर की वजह से किसी भी आर दूरी पर जो मैग्नेटिक फील्ड होती है दैट इज द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, अगला सवाल आप लोगों के लिए, ठीक है। फाइंड आउट नेट मैग्नेटिक फील्ड, फाइंड आउट नेट मैग्नेटिक फील्ड, फाइंड आउट नेट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सेमी इनफाइनाइट वायर, ड्यू टू करंट कैरिंग, ड्यू टू करंट कैरिंग सेमी इनफाइनाइट वायर, सेमी इनफाइनाइट वायर, ड्यू टू करंट कैरिंग सेमी इनफाइनाइट वायर, आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, ये हमारे पास है। बताओ क्या होगा इस ए पॉइंट, फिर से वही फॉर्मूला हमें पता ही है, फॉर्मूला क्या है भाई, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी साइन ऑफ थीटा 1 प्लस साइन ऑफ थीटा 2। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ से डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है डी बराबर आर, अब थीटा 1 और थीटा 2 सेमी इनफाइनाइट वायर है ना, तो ये हमारे पास बता, तो यानी थीटा 1 की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ से बात करें तो थीटा 1 इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा 1 90 डिग्री, थीटा 2 रेफरेंस लाइन यही है, दैट इज रेफरेंस लाइन, तो रेफरेंस लाइन के साथ ऐड करते हैं ना, यहाँ से जोड़ते हैं, यहाँ से जोड़ते हैं, यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज मेजर करते हैं ना, लेकिन ये तो यही है, यानी हमारे पास बेसिकली थीटा 2 की वैल्यू कितनी होगी 0, ठीक है। और डी किसके बराबर हो गया, आर के बराबर। मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास ए पॉइंट पर कितना है, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर साइन ऑफ 90 प्लस साइन ऑफ 0, तो हमारे पास ए पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड आई वो है म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, ठीक है। डायरेक्शन क्या होगी अगर हम बात करें तो बताओ, डायरेक्शन क्या होगी यहाँ पे अंदर की तरफ, ठीक है, क्लियर है, बहुत बढ़िया। एक सवाल और करो नेक्स्ट। मेरे पास दो वायर है इस तरीके से, इसमें करंट है आई नोट और इसमें करंट है 2 आई नोट, 2 टाइम्स ऑफ आई नोट, ठीक है। ये पॉइंट ओ है और ये कोई पॉइंट ए, ये जो डिस्टेंस दे रखी है स्मॉल ए, ये जो डिस्टेंस दे रखी है स्मॉल ए, ठीक है। तो ए पॉइंट पर फाइंड आउट नेट मैग्नेटिक फील्ड, फाइंड आउट नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ओ, सॉरी एट पॉइंट ए, ठीक है, ड्यू टू 2, ठीक है। चलो ऐसे लिख लो, मैं यहीं तक लिख लूं, ए पॉइंट पर बताओ दो हमारे पास करंट कैरिंग इनफिनिट वायर है, ठीक है। और ये जो डायरेक्शन है एक्स कैप, ये वाली डायरेक्शन वाई कैप, और बाहर की तरफ होगी दैट इज द जेड, ठीक है। आपको बताना है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, पहला ऑप्शन, यानी ए पॉइंट पर जो नेट मैग्नेटिक फील्ड आएगी वाई, ठीक है। दो मिनट का टाइम दिया। थीटा 2 नेगेटिव क्यों लिया मैंने, कहा नेगेटिव ले लिया भाई, रामनाथी नाम है ना आपका, दिखाई नहीं दे रहा मुझे यहाँ से नाम तो एग्जैक्टली क्या है, लेकिन भाई थीटा 2 नेगेटिव कहाँ ले लिया मैंने, ये तो बताओ मुझे। इंटीग्रेशन में थीटा 1 थीटा 2 कैसे लिए, ये नहीं समझ में आया क्या, इनफाइनाइट वायर के लिए याद करो, थीटा 1 थीटा 2 हम इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए कैलकुलेट कर रहे थे, अगर वहां समझ में आया तो यहाँ भी आएगा। अरे भाई एक एंगल क्लॉकवाइज मेजर कर रहे हैं, दूसरा एंगल एंटी क्लॉकवाइज मेजर कर रहे हैं, तो डायरेक्शन तो अपोजिट हो गई ना भाई, अगर एक को पॉजिटिव लिखोगे तो दूसरे को तो नेगेटिव लिखोगे। अरे यार तुम्हारी समझ नहीं आती, मैं क्या ही बताऊं तुम्हें, क्या तुम्हें पढ़ा दूं, क्या मैं तुम्हें पढ़ा दूं। मुझे एक बात बताओ, मान लो ये कोई वायर है और ये पॉइंट ओ है, ठीक है, टोटल डिस्टेंस हमारे पास एल है और ये जो डिस्टेंस है दैट इज द L/2, तो मैं इंटीग्रेशन कहां से लिखूंगा बताओ, ये ओरिजिन ले लिया ना, और ये डायरेक्शन है x कैप, ये वाली डायरेक्शन है y कैप, बताओ ओरिजिन कहां से लिखूंगा, -L/2 से 0 0 से L/2, यही तो कोऑर्डिनेट बनेंगे इसके। अरे कोऑर्डिनेट यही बनेंगे ना, क्यों, क्योंकि यहां से मेजर कर रहा हूं तो पॉजिटिव x में गया तो पॉजिटिव, अपोजिट डायरेक्शन में गया तो नेगेटिव, टोटल डिस्टेंस कितनी L/2, तो दिस, तो टोटल लेंथ आ जाएगी ना L/2, तो -L/2, क्योंकि यहां से लेंथ मेजर करना स्टार्ट करूं इस O पॉइंट से, तो यहां से इसी डायरेक्शन में जा रहा तो L/2 आ जाएगा, लेकिन अपोजिट में जाऊंगा तो माइनस में, क्योंकि ओरिजिन ये 0 है, यहां पर ये 0 बन रहा है, तो 0 इधर चलूंगा, पॉजिटिव इधर चलूंगा तो नेगेटिव, और तो सेम कहानी यहां और ये यार तुम्हें समझ नहीं आता तो मैं क्या तो पढ़ा दूं। ये रेफरेंस लाइन है, यहां से एंगल मेजर करना स्टार्ट कर रहे हैं, इस लाइन पे थीटा क्या है 0, तो मैंने क्या किया, मैं जब क्लॉकवाइज चलता हूं तो मैंने कैसे लिखा पॉजिटिव, और एंटी क्लॉकवाइज चलूंगा तो नेगेटिव, तो यहां से मेजर करना स्टार्ट किया एंटी क्लॉकवाइज, तो ये कितना एंगल यहां से यहां तक थीटा -θ2, और यहां से थीटा 1 तो -θ2 से थीटा 1, ये तो इंटीग्रेशन हो, क्योंकि क्लॉकवाइज जाऊंगा तो थीटा लिखूंगा पॉजिटिव और एंटी क्लॉकवाइज जाऊंगा तो नेगेटिव। अरे समझ आया कि नहीं आया, ये ओरिजिन रेफरेंस लाइन है, यहां से हम थीटा को मेजर करना स्टार्ट कर रहे हैं, जैसा हम यहां कर रहे थे भाई,
जैसा हम यहाँ कर रहे थे, ओरिजिन है, यहाँ पर जीरो वैल्यू है, यहाँ चला तो प्लस और यहाँ चला तो इधर चला अपोजिट चला तो माइनस। इंटीग्रेशन जब भी करूंगा तो माइनस L/2 से L/2 करूंगा, x के रिस्पेक्ट में मानो इंटीग्रेशन करना तो ये होगा माइनस L/2 से L/2। अरे भाई समझ में आ गया ना भाई, समझ में आ गया रामनाथ? क्या नाम है भाई? मुझे तो दूर से ये दिखा था, आपका रामनाथ नाम नहीं है, रामंस नाम आपका ना, रामंस। चलो ठीक है ना, अब ठीक है बच्चों, इसको कर लिया कि अब दो वायर है, तो दो वायर है तो भाई इस वायर की वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड होगी, इस वायर की वजह से भी होगी कि नहीं होगी, तो आपको एंगल पता होना चाहिए। तो दो अलग अलग वायर मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं फर्स्ट वायर और इसको मान लेते हैं सेकंड वायर। तो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी अगर बात करें तो फर्स्ट वायर की वजह से जो होगी वो, और जो सेकंड वायर की वजह से होगी वो है ना, ये हमारे पास फर्स्ट वायर की वजह से निकालो भाई, ये हमारे पास है, ये पॉइंट O है और ये डायरेक्शन हमारे पास है, तो ये हमें दे रखा है भाई, आगे कर लेते हैं। ये पॉइंट O था और ये ऐसे जा रहा है y के अलोंग, करंट कितना है I1 मान लेते हैं, इसमें करंट I1 ठीक है, और ये डायरेक्शन हमारे पास क्या है x है, और ये कोई पॉइंट है, ये दूरी कितनी दे रखी है a, ये दूरी कितनी दे रखी है a, तो ये रेक्टेंगल बन गया। अरे बना के नहीं बना बताओ। और मैं क्या कहता था कि आपको कैलकुलेट करना है, तो आप क्या करो, जिस पॉइंट पर आपको निकालना वहां से क्या डालो, परपेंडिकुलर, तो ये परपेंडिकुलर डाला तो एक एंगल ये बनेगा और एक एंगल ये बनेगा, ये बनेगा। तो मुझे एक बात बताओ, θ1 कितना बना 90 डिग्री और ये एंगल क्या बना θ1, ठीक है, रेफरेंस लाइन के साथ, रेफरेंस लाइन के साथ, तो ये एंगल क्या बना 90 डिग्री, θ2 रेफरेंस लाइन के साथ, तो θ2 कितना हुआ 45 डिग्री, क्योंकि ये क्या है हमारे पास स्क्वायर है, स्क्वायर के जो डायगोनल है कितने पे काटे 45 डिग्री पे, तो θ1 पता चला, θ2 पता चला, और हमारे पास d की वैल्यू क्या बन गई a, ये d हो गया a के बराबर। तो b1 की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितनी आई म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई a, ठीक है, sin ऑफ 45 प्लस में sin ऑफ 90, ठीक है, आ गया। डायरेक्शन क्या होगी, करंट की डायरेक्शन क्या है, y के अलोंग है, तो करंट की y के अलोंग, तो मैग्नेटिक फील्ड जिस पॉइंट करंट अंगूठा, देखो डायरेक्शन अंगूठा करंट की डायरेक्शन में रखो, जिस पॉइंट पे निकालना उधर उंगली को फैला दो 90 डिग्री का रोटेशन, तो डायरेक्शन क्या है इनवर्ट, तो यानी हमारे पास पहली वायर की वजह से जो नेट मैग्नेटिक फील्ड आई है वो क्या आई हमारे पास, डायरेक्शन क्या है इनवर्ट। करंट कितना माना था I1, I1 किसके बराबर है भाई, I नॉट के बराबर, ये लो है म्यू नॉट I नॉट डिवाइडेड बाय 4 पाई a 1/√2 + 1, डायरेक्शन आ गई इनवर्ट। अब दूसरी वायर लो, तो दूसरी वायर हमारे पास ऐसे रखी है, कितना रखी है x एक्सिस के लो, करंट कितना है 2 I नॉट, उसको क्या बोल दिया I2, और ये कोई पॉइंट है जहां हमें कैलकुलेट करना है, ये कितनी दूरी पर दे रखा है हमारे a दूरी पर, और ये भी हमारे पास कितनी दूरी पर है a दूरी पर, ठीक है, यहां से यहां तक। तो फिर से θ1 θ2 आपको चाहिएगा, तो भाई ये हमारे पास क्या बनेगी, दैट इज द रेफरेंस लाइन, यहां से हम θ को मेजर कर रहे हैं, ठीक है। तो एक एंगल ये जाएगा, ये एंगल जाएगा, तो ये एंगल कितना हो गया हमारे पास यहां से यहां तक, यानी ये आ गया θ1, इसको θ1 बोल दिया 90 डिग्री, ठीक है। दूसरा एंगल हमारे पास ये बनेगा, एक देखो, एक क्लॉकवाइज लेना है, एक एंटी क्लॉकवाइज लेना है, बस ये ध्यान में रखो। तो हम दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं, तो ये एंगल कितना है 45 डिग्री, ठीक है, एक क्लॉकवाइज ठीक है, तो अपोजिट डायरेक्शन में ले लेंगे, बिल्कुल लेना। तो हमारे पास θ1 90 डिग्री और θ2 भी हमारे पास कितना आ गया 45 डिग्री, ठीक है। d क्या बन गया हमारे पास a बन गया, करंट कितना है I2, ये रहा 2 I2, तो B2 यानी इस सेकंड वाली वायर की वजह से B2 यानी a पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, होगी म्यू नॉट I अपॉन 4 I2 अपॉन 4 पाई d, ठीक है, sin ऑफ 90 डिग्री प्लस sin ऑफ 45, ठीक है। डायरेक्शन क्या होगी भाई, अपना राइट हैंड लो, करंट की डायरेक्शन में रखो, जिस पॉइंट पे निकालना उधर फैला दो 90 डिग्री का रोटेशन, यानी आउटवर्ड, यानी मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास कितना आई है, आउटवर्ड डायरेक्शन में आई है। तो B2 की वैल्यू हमारे पास बेसिकली ये बन गया म्यू नॉट, ठीक है, 2 I2 चला कर मम्मी आज मेरे चाचा लगा था, हम एक दिन की हम साथी की है भाई, फिक्र है मुझे बताओ बड़ी मैग्नेटिक फील्ड कौन सी है, मम्मी बुला रहे, मम्मी दूसरे रास्ते चली आई, ये बड़ी है वो छोटी है, ये बाहर की तरफ है और वो अंदर की तरफ है। इन वायर को अपन क्या लिख सकते हैं, माइनस ऑफ z कैप, माइनस ऑफ z, अरे भाई ये x है, ये बाहर की तरफ z कैप होगा, तो ये अंदर की तरफ क्या होगा माइनस ऑफ z कैप, ठीक है। ये हमारे पास बाहर की तरफ है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ देखो z कैप प्लस z कैप, आपको लिखना है आपको समझाने के लिए, ये अपोजिट डायरेक्शन, बड़ी कौन सी है ये, छोटी कौन सी है वो, तो भाई नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, पुट कर दो, नेट मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास बेसिकली क्या आ जाएगा, ये 2 म्यू नॉट I नॉट डिवाइडेड बाय 4 पाई a, 4 पाई a, ये हमारे पास ये 4 पाई a 1/√2, ठीक है, प्लस में 1 माइनस म्यू नॉट I और डिवाइड बाय 4 पाई a 1/√2 प्लस 1, डायरेक्शन क्या है z है, जो बड़ा है, क्योंकि बड़े में से छोटे को हटा देंगे, अपोजिट डायरेक्शन में ना जो बड़ा है, ठीक है। ठीक है, देखो म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई a 1/√2 प्लस 1 माइनस z कैप, ठीक है। तो ऑप्शन ए नहीं, ऑप्शन बी नहीं, ऑप्शन सी भी नहीं, ऑप्शन डी भी नहीं, तो हमारे पास ऑप्शन ई है, जो ये माइनस z कैप आया कितना है, प्लस z कैप, पॉजिटिव z डायरेक्शन, नहीं देखिए पूरा पार्टी फेंक दे। ऑप्शन ए कैसे आएगा, 4√2 पाई a लिखा हुआ है भाई, 4√2 पाई a, हाँ क्या पार्टी फेंक दे, मतलब बताओ भाई यहाँ तक क्लियर है क्या, यहाँ तक क्लियर है, किसी को कोई डाउट है तो प्लीज सवाल में पूछे, इसमें बहुत सारे सवाल बन सकते हैं। हाँ तो एक दिन आउट दे दा सरकार देखी, हाँ भाई प्रतीक, लेकिन पूछ ले हैं जो ने एक दिन डाल दी जोन होए बल्कि अपन उनके चलो ऑप्शन ही नहीं था, कोई बात नहीं है ना, ऑप्शन ही नहीं था तो मेरा ध्यान नहीं रहा हूँ, मैंने 4 ऑप्शन दे दिए, मैंने यहाँ पे बना दिया 5, क्लियर है। हाँ तो पूछ ले जो ने एक दिन बहुत बढ़िया, आगे बहुत बढ़िया, आगे चलूँ मैं, आगे चलूँ, ठीक है। फिर से भाई मान लो ये छोटा सा वायर का टुकड़ा है, करंट है I नॉट और ये कोई पॉइंट A है, ये साइड A है और ये जो एंगल दे रखा है ये 30 डिग्री, ठीक है, और ये वाला जो एंगल दे रखा है हमें ये हमारे पास है 60 डिग्री। तो बताओ इस A पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, नेक्स्ट सवाल बताओ, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट A, तो A पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी बताओ। फिर से भाई θ1 हमारे पास 60 डिग्री, θ2 हमारे पास -30 डिग्री, या तो माइनस लिखो या फिर 330 लिखो, इन
300, या तो ये लिखो या फिर θ2 को लिखो -30। क्यों? क्योंकि एक एंगल क्लॉकवाइज, तो दूसरा ये रेफरेंस लाइन बनी है हमारे पास, तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन दोनों ही क्लॉकवाइज में मेजर कर रहा हूं, तो एक तो पॉजिटिव आएगा लेकिन दूसरा कैसा आएगा? नेगेटिव आएगा। या तो ये लिख लो या फिर ये लिखो, बात वही है। ठीक है, इस पे परपेंडिकुलर डाला है हमने, लाइन बढ़ाई 90 डिग्री, तो ये क्या बना? a cos 30। ये यहां से यहां तक। तो मैग्नेटिक फील्ड कितना है? ए पॉइंट पर फार्मूला क्या है? म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई d। d की जगह क्या आ गया? a cos 30 हमारे पास। d किसके बराबर आ गया? a cos 30। ठीक है, फिर लो हमारे पास sin 60 प्लस में sin -30। ठीक है, डायरेक्शन क्या आएगी? इनवर्ट। डायरेक्शन क्या होगी? इनवर्ट। तो आगे लिख देते हैं। ठीक है, तो ए पॉइंट पर नेट मैग्नेटिक फील्ड आ गई म्यू नॉट I नॉट डिवाइडेड बाय 4 पाई a। cos 30 कितना होता है? हमारे पास √3/2। ये हमारे पास आ गया 2√3 पाई अब cos 30 √3, 3/2, 2 से 2 कट गया, यानी 2√3 पाई a sin 60 √3/2। फिर हमारे पास माइनस sin 30 1/2, दैट इज द मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन इनवर्ट। कोई बात नहीं बच्चे, ऑप्शन नहीं था तो कोई बात नहीं भाई, समझ में आ रहा है? ये समझ में आया? या तो एंगल 330 लो, या देखो रेफरेंस लाइन से मेजर करते हैं हम, एक क्लॉकवाइज तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, एक क्लॉकवाइज मेजर कर लिया, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज चलेगी। ये तो ये कितना बनेगा? 330। ठीक है, यहां से अपन मेजर करना स्टार्ट करेंगे, यहां से चले यहां तक है, तो θ2 330 डिग्री लो एंटी क्लॉकवाइज, या फिर θ2 -30। इन दोनों में से कोई भी एक एंगल आप ले सकते हो। बताओ भाई, क्लियर है क्या? शाबाश, आना में जवाब दो। अब आ जाओ, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग एनी शेप ऑफ आर्क। हमारे पास किसी भी शेप की आर्क दे रखी है और उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो क्या हम कैलकुलेट कर सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। जैसे हमारे पास ये कोई आर्क है, ध्यान से देखना, और ये आर्क बनाई है तो किसी न किसी रेडियस से बनी होगी, और ये पॉइंट क्या है? O। और रेडियस कितना है? R, और करंट कितना है? I है। तो जब भी आपको किस कोई भी शेप की आर्क दे रखी है और आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो सेंटर पर, उस आर्क के सेंटर पर, तो क्या होगा? वो फॉर्मूला म्यू नॉट I डिवाइडेड बाय 4 पाई R। R क्या है? रेडियस ऑफ द आर्क, इनटू में एंगल थीटा। ये हम मैग्नीट्यूड बता रहे हैं, यानी सेंटर पर जब भी आपको मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना हो, तो थीटा एंगल कौन सा है हमारे पास? ये जो एंगल बन रहा है, दैट इज द थीटा। ठीक है, ये मैग्नीट्यूड, ये हमारे पास क्या है? मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला है। अभी एग्जांपल करेंगे तो थोड़ी आपको और क्लियरिटी आएगी, तो ये रहा मैग्नीट्यूड के लिए। लेकिन अगर मुझे डायरेक्शन निकालना हो कि किस डायरेक्शन में होगा, किस डायरेक्शन में हो, तो डायरेक्शन हम कैसे बताएंगे? मैग्नीट्यूड हम निकाल लेंगे, वो रहा फॉर्मूला। लेकिन डायरेक्शन के लिए बताओ, डायरेक्शन के लिए राइट हैंड थंब रूल हम लगाएंगे। तो राइट हैंड थंब रूल कैसे लगाएंगे? मेरे साथ सीखो। अपना राइट हैंड लो, ले लिया, जिधर करंट फ्लो कर रहा है उधर उंगली को घुमा दो, उंगली घूमेगी, करंट ऐसे फ्लो कर रहा है तो उंगली घुमा दिया, अंगूठा जो देगा वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देगा, अंगूठा किधर है? अंदर की तरफ, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हुई? इनवर्ट। फिर से लिखो राइट हैंड थंब रूल, यानी अपना राइट हैंड लो, राइट हैंड ले लिया, उंगलियों को करंट की डायरेक्शन में घुमाओ, आर्क में जिधर करंट फ्लो कर रहा है उधर उंगलियों को घुमाओ, घुमा दिया, अंगूठे की जो डायरेक्शन होगी वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देगा, अंगूठा किधर है? इनवर्ट, तो मैग्नेटिक फील्ड किधर हुई? इनवर्ट। और ये हमारे पास फॉर्मूला है किसी भी आर्क के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड निकालने का। अब ध्यान से समझना, थीटा जो है हमारे पास, थीटा क्या है? एंगल है भाई, बेसिकली हमारे पास थीटा को हम किस में लेंगे? थीटा हमेशा, थीटा जो लिया जाएगा वो π/2, 2π/2। ठीक है, π/6 यानी रेडियन की फॉर्म में। एंगल जो है वो हमेशा रेडियन की फॉर्म में लेंगे। किसकी फॉर्म में लेंगे? रेडियन, यानी पाई की फॉर्म में हम एंगल को लेंगे। अब करते हैं एग्जांपल। अब हम क्या करते हैं? एग्जांपल। तो पहला एग्जांपल आप लोगों के सामने ये रहा, फर्स्ट एग्जांपल। ठीक है, मेरे पास एक आर्क है, ये नहीं, ये मेरे पास एक आर्क, ये है x कैप, ये है y कैप। ठीक है, करंट कितना है? करंट है I नॉट, और ये क्या है? पॉइंट O। रेडियस कितना है? R है। तो करंट कैरिंग आर्क हो गई, वायर हो गई, है ना? तो करंट केवल और केवल कितने में इसमें फ्लो कर रहा है? अगर मैं करंट की बात करूं तो रेडियस R है, तो आर्क है ये। फाइंड आउट नेट मैग्नेटिक फील्ड, फाइंड आउट नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट O, जो O पॉइंट है उस पर आपको नेट मैग्नेटिक फील्ड आपको बतानी है। तो क्या हम बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं। कैसे बताएंगे? यानी ये जो O है, ये सेंटर पॉइंट है आर्क का, उसका फॉर्मूला क्या है? म्यू नॉट I डिवाइडेड बाय 4 पाई R। R क्या है? रेडियस, एंगल क्या है हमारे पास? थीटा। डायरेक्शन कैसे बताएंगे? अपना राइट हैंड लो, ले लिया, करंट की डायरेक्शन में उंगली को घुमाओ, अंगूठा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देगा, यानी डायरेक्शन क्या है? इनवर्ट। अब मुझे बात बताओ, थीटा कितना बना? ये एंगल कितना है भाई? थीटा इक्वल टू π/2, 90 डिग्री है, तो ये एंगल कितना है हमारे पास? π/2। इसमें आप रख दो, तो यानी जब हम यहां पर रखेंगे तो सेंटर पर जो नेट मैग्नेटिक फील्ड आई वो आई म्यू नॉट, करंट है I नॉट डिवाइडेड बाय 4 पाई R इनटू में π/2। डायरेक्शन क्या है? डायरेक्शन है इनवर्ट। ठीक है, पाई से पाई कट गया हमारे पास, तो सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड आई बेसिकली वो हमारे पास आई म्यू नॉट I नॉट डिवाइडेड बाय 8R, और डायरेक्शन क्या है? डायरेक्शन है इनवर्ट। यानी इस आर्क की वजह से सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो ये होगी। अगला सवाल लोगे, हमने एक रिंग ले ली कंप्लीट। ठीक है, हमने एक रिंग ले ली, ये रही हमारे पास रिंग। ठीक है, ये रही रिंग, बहुत बढ़िया। ठीक है, और करंट फ्लो कर रहा है ऐसे, करंट कितना है? I नॉट करंट है, और ये रिंग का क्या है? सेंटर है। तो आपको रिंग के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड बताना है। फाइंड आउट नेट मैग्नेटिक फील्ड, फाइंड आउट नेट मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द करंट कैरिंग, एट द सेंटर ऑफ द करंट कैरिंग रिंग, एट द सेंटर ऑफ द करंट कैरिंग रिंग के सेंटर पर आपको नेट मैग्नेटिक फील्ड बतानी है। तो कैसे बताएंगे? नेट एंगल, यहां से हमने घुमाया तो नेट एंगल कितना बना? थीटा। थीटा किसके बराबर है? 2 पाई के बराबर है। तो फॉर्मूला क्या होगा? फॉर्मूला वही है सेंटर पे निकलने का, क्या है? म्यू नॉट I अपॉन 4, करंट कितना है? I नॉट, 4 पाई। रेडियस कितना है? हमने रेडियस कितना माना? R, तो रेडियस है R इनटू एंगल थीटा हमारे पास कितना है? 2 पाई। कंप्लीट है। ठीक है, डायरेक्शन क्या होगी? राइट हैंड से अपना राइट हैंड लो, करंट की डायरेक्शन में उंगली को घुमाओ, अंगूठा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देगा, अंगूठा किधर आया? आउटवर्ड, यानी बाहर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड होगी। तो सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड आई हमारे पास बेसिकली वो कितनी आई? वही म्यू नॉट I नॉट अपॉन 2R। ठीक है, आउटवर्ड, 2R आउटवर्ड। इस तरीके से हमारे पास सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड है। क्लियर है क्या? अब इनके कॉम्बिनेशन से बहुत सारे न्यूमेरिकल बन सकते हैं, तो अपन अगली क्लास में देखेंगे बच्चों। आज का सेशन मैं यही एंड करने वाला हूं, तो नेक्स्ट क्लास में हम चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है तो प्लीज मुझसे पूछे। ये पढ़ा है, यहां तक कोई डाउट है तो प्लीज मुझसे पूछे, बाकी अपन अगली क्लास में देखने वाले हैं। ठीक है, डीपीपी के जो क्वेश्चन आपसे पूछे उतने ही कर लीजिएगा, घबराइएगा मत। बाकी मैं आने वाले सेशन में आपको और भी क्वेश्चन करूंगा। ठीक है, क्लियर है क्या? हाँ भाई बताओ, यहां तक क्लियर है क्या?
बाइट सेपरेट लो पढ़ा, ये पढ़ा, ये पढ़ा, ठीक है। जो हमने फॉर्मूला बनाया है, बेसिकली जो फॉर्मूला हमने बनाया है ना, इसको हम रिंग जो है, मान लो कोई हमने रिंग ले ली, हमारे पास कोई भी एक रिंग है, ठीक है, कोई भी हमारे पास क्या है तो रिंग है, और रिंग की वजह से आपको सेंटर पर ये रिंग है, और इस रिंग की वजह से ये कोई सेंटर है, सेंटर पर आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। करंट फ्लो करना है मान लो आई नोट, और यहाँ पर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो बाइट सेपरेट लो लगाकर भी कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या लगाता है? बाइट सेपरेट लो लगाकर भी आप मैग्नेटिक फील्ड जो है इस करंट के रिंग के सेंटर पर निकाल सकते हैं। ये एचडब्ल्यू की तरह आप लेना, एक एचडब्ल्यू समझेंगे, इसको बाइट सेपरेट लो से हम कैसे कैलकुलेट करेंगे अगले सेशन में मैं आपको बाइट सेपरेट लो से भी कैलकुलेट करके दिखाऊंगा। और मैं ये कहना चाह रहा हूं कि बाइट सेपरेट लो ऐसा सिस्टम है जिसकी वजह से कोई भी करंट कैरिंग वायर हमारे पास है तो हम उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड लिख सकते हैं, तो बाइट सेपरेट लो के द्वारा भी हम इसको कर सकते हैं, ठीक है। चलो भाई, कोई बात नहीं, पीछे के रविकांत भाई पीछे के सवाल आप देखते रहो, धीरे धीरे देखना शुरू करो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे आप देखोगे कवर अप हो जाएगा, अभी बहुत समय है, आराम से आप करते रहिए, ठीक है बच्चों। तो अपन अगली क्लास में मुलाकात करेंगे, कल अपनी 3:30 बजे क्लास होगी, और कल अपन लगभग 2 घंटे की क्लास लेंगे उसको, और उसमें बहुत सारा कंटेंट अपन कवर करेंगे। तो आज जो पढ़ा है इसको हल्का सा देख के आइएगा, क्योंकि इनका धीरे अब इसमें बहुत सारी चीजें हैं, वो धीरे धीरे मैं आप लोगों को आगे बताता हुआ चलूंगा और आज का सेशन इसी के साथ यहीं एंड करके अगली क्लास में मुलाकात।